5th floor. नॉर्थ कोरिया। It's the scariest place in the world. ये है ओटो वॉर्मबियर। 29 दिसंबर 2015 को न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए ये नॉर्थ कोरिया जाता है कुछ इंटरनेशनल टूरिस्ट के साथ। सारे टूरिस्ट 2 जनवरी 2016 को वापस आ जाते हैं, लेकिन ओटो वॉर्मबियर नहीं आ पाता है। नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ने ओटो वॉर्मबियर को अरेस्ट कर लिया था जब वो अपना फ्लाइट बोर्ड करने वाला था, एंड करीब 1.5 साल बाद जब वो नॉर्थ कोरिया से वापस अमेरिका लौटा तो उसकी हालत कुछ ऐसी थी। डॉक्टर्स का बोलना था कि ओटो वेजिटेटिव स्टेट में है, मतलब इसकी आंखें तो खुली है लेकिन ये कुछ हरकत नहीं कर सकता। इसके बॉडी में खुद ब खुद कुछ मूवमेंट्स नहीं हो सकता। नॉर्थ कोरिया में क्या हुआ था ओटो वॉर्मबियर के साथ उस 1.5 साल में? एयरपोर्ट से सिर्फ ओटो को ही क्यों अरेस्ट किया गया था? क्या नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट की पहले से ही कोई साजिश थी? There was a plan and he was a part of it. या फिर ओटो वॉर्मबियर ने सच में कोई क्राइम कमिट किया था नॉर्थ कोरिया में? चलो जानते हैं इस केस को। नॉर्थ कोरिया 29 फरवरी 2016। Government of the DPR Korea, for your forgiveness. Please, I have made the worst mistake of my life. ओटो वॉर्मबियर का जन्म 12 दिसंबर 1994 को अमेरिका के ओहायो में हुआ था। वॉर्मबियर ने अपनी पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से की थी, एंड वो टॉप भी रहा था। This is our last day together as Wyoming High School's class of 2013. Tomorrow morning, we will all belong to another class, another job, or another... ओटो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए हांगकांग जाने वाला था एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत। तो ओटो सोचता है कि क्यों ना हांगकांग जाने से पहले कहीं घूम लिया जाए। ओटो वॉर्मबियर वाज ए स्कॉलर, ही वाज जीनियस इन मैथमेटिक्स। वो फुटबॉल भी बहुत अच्छा खेलता था। कुल मिलाकर देखा जाए तो ही वाज अ परफेक्ट किड विद अ लॉट ऑफ साइनिंग होप्स। अब ओटो अपना सामान पैक ही कर रहा था कि तभी उसके स्क्रीन पे एक एड पॉपअप होता है। ये एड एक टूरिस्ट कंपनी की थी जो न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए लोगों को नॉर्थ कोरिया ले जा रही थी। उस एड पे ओटो वॉर्मबियर क्लिक करता है एंड उसके मन में वाइल्ड ख्याल आने लगते हैं नॉर्थ कोरिया जाने के। और फिर ओटो वॉर्मबियर कहाँ मानने वाला था। ही वॉज रियली एडवेंचरस। वो ऑलरेडी इजराइल, क्यूबा, इक्वाडोर एंड यूरोप के कुछ हिस्से में घूम चुका था, एंड क्यूबा और यूएसए का रिलेशन तो यू नो। अब वॉर्मबियर ने जिस एड पे क्लिक किया था उस कंपनी का नाम था द यंग पायनियर टूर्स, एंड कंपनी का स्लोगन भी कुछ वियर्ड था। हम आपको वहां लेके जाते हैं जहां आपकी माँ कभी नहीं चाहेगी कि आप जाएं। ये उस टूरिस्ट कंपनी का स्लोगन था। ओटो के पेरेंट्स को लगता है कि ये ऑलरेडी क्यूबा एंड इजराइल जैसे जगहों पे घूम के आ चुका है तो नॉर्थ कोरिया से भी आ ही जाएगा, एंड वो उसे परमिशन दे देते हैं जाने के लिए। तारीख थी 29 दिसंबर 2015। ओटो वॉर्मबियर करीब 10 टूरिस्ट के साथ प्लेन में सवार हो जाता है और निकल जाता है धरती के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कंट्री में 2016 का पहला दिन सेलिब्रेट करने के लिए, या यूं बोल लो कि न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए। प्लेन चाइना के बीजिंग से होकर नॉर्थ कोरिया को जा रही थी। अगले दिन सारे टूरिस्ट नॉर्थ कोरिया के राजधानी प्योंगयांग में लैंड करते हैं। वे सारे लोग काफी एक्साइटेड थे इस टूर को लेकर। उनमें एक अलग टाइप की एनर्जी थी नॉर्थ कोरिया को नजदीक से देखने के लिए। एंड नॉर्थ कोरिया का कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं टूरिस्ट को लेकर, जैसे आपको गवर्नमेंट द्वारा दिए गए होटल में ही रुकना पड़ेगा, आप कोई और होटल में नहीं रुक सकते, बिना किसी ऑथराइज्ड गाइड के आप बाहर घूमने तक नहीं निकल सकते, और भी कई सारे ऐसे ऐसे सख्त नियम थे उस डिक्टेटर के। 2015 की आखिरी रात को सेलिब्रेट करने के लिए सारे लोग प्योंगयांग के एक बार में बैठते हैं, ऑब्वियसली गाइड के साथ। बार में एंजॉय करने के बाद फिर न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए मेन स्क्वायर पे आते हैं जहां हजारों नॉर्थ कोरियन इकट्ठे हुए थे। हजारों नॉर्थ कोरियन के साथ ओटो और उसके साथी सब कुछ भुलाकर उस पल को एंजॉय कर रहे थे, मानो समय के पहिए के साथ ये लोग भी बिल्कुल मदमस्त होकर उस क्षण को एंजॉय कर रहे थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये ट्रिप ऑलमोस्ट सक्सेसफुल होते हुए दिख रहा था। अब अगले दिन यानी 2 जनवरी 2016 को सारे टूरिस्ट एयरपोर्ट पहुंचते हैं अपने अपने घर जाने के लिए। सभी लोग चेक इन करने के बाद फ्लाइट बोर्ड करने के लिए लाइन में लगे हुए थे कि तभी 2 नॉर्थ कोरियन सिक्योरिटी गार्ड आते हैं, ओटो के कंधे पर टैप करते हैं एंड उसके बाजू पकड़कर उसे ले जाने लगते हैं। सभी को लगा कि ये अमेरिकी है तो इसे थोड़ा तंग करेंगे एंड उसके बाद छोड़ देंगे। उसी ग्रुप में से एक बंदा ओटो वॉर्मबियर को बोलता है कि चलो दोस्त, ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। And I sort of laughingly said to him, well, that's the last we'll ever see of you. And because we got on so well, Otto turned around and just chuckled at me. दोनों एक दूसरे को स्माइल पास करते हैं, फिर ओटो वॉर्मबियर सिक्योरिटी के साथ चला जाता है। लेकिन होनी
को कौन टाल सकता। ओटो वार्म्बियर का दोस्त डेनी को भी नहीं पता था कि उसकी कही हुई बात सच हो जाएगी। बाकी के सभी लोग प्लेन में सवार हो जाते हैं, लेकिन ओटो वार्म्बियर को ना आते देख सभी लोग घबराने लगते हैं, बेचैन होने लगते हैं। We're trying to protest and not get on the plane yet to wait for Otto. There was about 3 of us, and the officers with machine guns made us get on the plane. तभी कुछ हथियार बंद पुलिस वाले प्लेन में आते हैं और बोलते हैं कि ओटो वार्म्बियर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो अभी वापस घर नहीं जा सकता क्योंकि उसे अभी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। पूरा हवाई जहाज बिल्कुल शांत था, कोई चूं तक नहीं कर रहा था। I've never experienced fear like that before. Everybody on the plane was just completely silent. और फिर प्लेन रनवे से टेक ऑफ कर जाती है बिना ओटो वार्म्बियर के। सभी लोग अपने अपने फैमिली के पास पहुंचते हैं। वार्म्बियर का कुछ पता नहीं चल पा रहा था, उसके पेरेंट्स बेचैन हो रहे, उनका बुरा हाल हो चुका था, लेकिन ओटो वार्म्बियर का भनक तक नहीं लग रहा था कि वो कहाँ है, किधर है, किस हाल में है। तारीख थी 29 फरवरी 2016। ओटो वार्म्बियर अचानक से टीवी पर दिखने लगता है। पूरी मीडिया का मानो हुजूम लगा हुआ था उस हॉल में कि तभी टीवी पर दिखता है कि 2 नॉर्थ कोरियन गार्ड ओटो वार्म्बियर को पकड़कर हॉल की तरफ ले जा रहे थे जहां मीडिया वाले इकट्ठे थे। ओटो वार्म्बियर बोलता है कि मैंने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे पॉलिटिकल स्लोगन वाली पोस्टर नहीं चुराना चाहिए था। I committed my crime of taking out the important political slogan from the staff-only area of the Angakdo International Hotel. और फिर ओटो वार्म्बियर गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगते नजर आ रहा था नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट से। One government of the DPR Korea, for your forgiveness. Please, I have made the worst mistake of my life. नॉर्थ कोरिया ने एक कथित वीडियो भी जारी किया था पोस्टर चुराते हुए, लेकिन वीडियो की क्वालिटी इतनी पुअर थी कि उसमें कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि वो ओटो वार्म्बियर ही है या कोई और। ओटो वार्म्बियर के साथ वाले एक इंटरव्यू में बोलते हैं कि पोस्टर चुराने वाले सीसीटीवी फुटेज की टाइम बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही थी। जिस टाइम पे ये कार्य को अंजाम दिया गया था उस वक्त हम सारे लोग पार्टी कर रहे थे और करीब 3 बजे के आसपास हम लोग होटल वापिस आए थे। The time didn't match up at all. I remember getting back to the hotel somewhere around 3 a.m. Not at all before 2 a.m. आपको बता दूं कि नॉर्थ कोरिया में सरकार से रिलेटेड किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे वो पोस्टर ही क्यों ना हो, तो इसे एक सीरियस क्राइम माना जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक 2 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ नॉर्थ कोरिया ने एक कथित पोस्टर चुराने के जुर्म में ओटो वार्म्बियर को 15 साल की सजा सुनाती है और साथ में हार्ड लेबर की भी सजा सुनाती है। मामला धीरे धीरे इंटरनेशनल मुद्दा बन गया था। परिवार वाले सरकारी दफ्तर के चक्कर काटते काटते थक गए थे, लेकिन ओटो वार्म्बियर का कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि वो नॉर्थ कोरिया में है तो किस हाल में है। उससे रिलेटेड कुछ खबर नहीं मिल रहा था बाहरी दुनिया को। इतना क्रूर है नॉर्थ कोरिया। कुछ एक्सपर्ट की माने तो नॉर्थ कोरिया का अपना एक पर्सनल एजेंडा था इस अमेरिकन को गिरफ्तार करने के लिए, एंड मानो ओटो वार्म्बियर उसका स्केपगोट बन गया हो। That's when North Korea started firing off missiles, nuclear weapons, and using Otto as kind of like their prize, their American prize to rub it in America's face what they were doing. नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ओटो वार्म्बियर के डिटेन होने के कुछ ही दिन बाद अपना 4th न्यूक्लियर टेस्ट करता है। Just a few days after Otto was seized, North Korea carried out its first nuclear test in 3 years, followed by the launch of a long-range missile. और ऐसा बोला जाता है कि न्यूक्लियर टेस्ट करने के बाद यूएसए अगर ज्यादा चूंचा करती है तो ओटो वार्म्बियर को एज ए बार्गेनिंग चिप इस्तेमाल किया जाएगा। तीस पॉलिटिशियन सब के सब पॉलिटिशियन अपना पॉलिटिक्स करने में लगे हुए थे इस ओटो वार्म्बियर के ऊपर भी। उस वक्त अमेरिका में सरकार ओबामा की थी, 2 उंगलियां उनके ऊपर भी उठाई जा रही थी और इधर सरकार ओटो के पेरेंट्स को लगातार ये आश्वासन दे रही थी कि आपका लड़का बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ओटो वार्म्बियर को बहुत बुरी तरीके से पीटा गया था, उसे टॉर्चर किया गया था क्योंकि वो उनकी लैंग्वेज में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था। बस इसी कारण से उसको और टॉर्चर किया जा रहा था। करीब 17 महीने बीत जाने के बाद पता चलता है कि ओटो वार्म्बियर कोमा में है और तब तक सरकार भी बदल चुकी थी। अभी यूएसए का प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रंप बन चुके थे। ट्रंप गवर्नमेंट और उनका नेगोशिएटर ये डिसीजन लेते हैं कि एक एयर एम्बुलेंस के जरिए ओटो वार्म्बियर को वापस लाया जाएगा, लेकिन काफी इंटेंस और हाई लेवल मीटिंग के बाद दोनों गवर्नमेंट अग्री होते हैं। Destination, North Korea.
they said, this is a medical evacuation. We need you to go in and bring him out. अमेरिकी डॉक्टर को ओटो वाम्बियर से मिलने दिया जाता है और जब वो डॉक्टर ओटो वाम्बियर से मिलते हैं तब वो हैरान रह जाते हैं क्योंकि जो मीडिया में तस्वीर को रोटेट किया जा रहा था अब वो ओटो वाम्बियर बिल्कुल भी नहीं था। ओटो वाम्बियर की आंखें तो खुली थी लेकिन उसके बॉडी में कोई हरकत नहीं था, कोई मूवमेंट नहीं था, मानो जिंदा लाश था ओटो वाम्बियर। उसे फीडिंग ट्यूब के जरिए फीड किया जा रहा था। यहाँ पे सरकार की जो खोखला वादे थे वो बिल्कुल झूठ निकलती है। ओटो वाम्बियर बिल्कुल भी सेफ नहीं था, वो पूरी तरीके से बदल चुका था। नॉर्थ कोरिया ने उसे एक डेमन का रूप दे दिया था, एक एनिमलिस्टिक क्रीचर के फॉर्म में उसे कर दिया था। ओटो वाम्बियर की प्लेन 13 जून 2017 को ओहायो के सिंसिनाटी में लैंड होती है। ओटो वाम्बियर को प्लेन से उतारा जाता है और आप उसकी हालत देख सकते हैं और ये बात बाद में पता चलता है कि ओटो वाम्बियर करीब 15 महीने से कोमा में था एंड किम गवर्नमेंट का बोलना है कि ये स्लीपिंग पिल्स की वजह से कोमा में चला गया था। आई मीन सीरियसली। वेल, ये अमेरिकी डॉक्टर का रिएक्शन था। डॉक्टर्स लोग ओटो वाम्बियर की इस दशा को वेजिटेटिव स्टेट बोल रहे थे जिसमें इंसान कोई रिस्पॉन्स नहीं करता खुद ब खुद एंड ओटो वाम्बियर भी कुछ ऐसा ही बन चुका था। ओटो वाम्बियर की पेरेंट्स की माने तो उसके निचले दांत को किसी पिलास जैसी चीज से टेढ़ा कर दिया गया हो, उसके पैर मानो किसी सांचे में डालकर उसे टेढ़ा कर दिया हो। इस तरीके से टॉर्चर किया गया था उसे। मतलब ये साफ झलक रहा था कि ओटो वाम्बियर के साथ नॉर्थ कोरिया में क्या व्यवहार किया गया था, वो भी सिर्फ एक कथित पोस्टर चुराने के लिए। क्या उनका मकसद कुछ और था? आई डोंट नो, ओनली किम जोंग नो। वाम्बियर के पिता बोलते हैं कि नॉर्थ कोरिया वालों ने मेरे बेटे को एविल बना दिया था, डेमन बना दिया था, किसी एनिमलिस्टिक क्रीचर का रूप दे दिया था। We saw evil, animalistic creature that I couldn't hug and I couldn't get a feeling. लेकिन सबसे अचंभों की बात यह है कि ओटो वाम्बियर के बॉडी पे एक खरोच तक का निशान नहीं था सिवाय उसके पैरों और दांत के। लेकिन सिटी स्कैन से ये जरूर पता चलता है कि उसके दोनों ब्रेन लेफ्ट और राइट दोनों डैमेज थे। जनरली अगर सर पे वार किया जाता है तो एक स्पेसिफिक एरिया डैमेज होता है एंड कुछ स्कार्स भी रह जाते हैं, लेकिन इस केस में दोनों ब्रेन सिमेट्रिकली डैमेज था एंड सर पे कोई स्कार तक नहीं था। अपने वतन वापस लौटने के करीब 6 दिन बाद 19 जून 2017 को ओटो वाम्बियर की मौत हो जाती है। ओटो के पेरेंट्स इंटरनेशनल कोर्ट में नॉर्थ कोरिया को घसीटते हैं और वो जीतते भी हैं। कोर्ट ने नॉर्थ कोरिया को करीब $500 million ओटो के पेरेंट्स को देने के लिए बोला, लेकिन नॉर्थ कोरिया वाले पैसे देने से मना कर देते हैं। फिर जनवरी 2022 में यूएसए की गवर्नमेंट ने करीब $240,000 ओटो के पेरेंट्स को देती है एंड वो भी नॉर्थ कोरिया के एक बैंक के एसेट सीज करने के बाद। लेकिन कितना भी पैसा ओटो वाम्बियर को वापस नहीं कर सकता। यहाँ पे कुछ सवाल अभी भी अनआंसर्ड हैं। आखिर उस 17 महीने में क्या हुआ था ओटो वाम्बियर के साथ? क्या नॉर्थ कोरिया पहले से ही प्रिपेयर था इस चीज को अंजाम देने के लिए? और आखिरी सवाल, अगर आपके मन में भी ऐसे वाइल्ड ख्याल आते हैं नॉर्थ कोरिया को विजिट करने के लिए तो ये थी आज की केस स्टडी। बाय। ये है शिल्पी जैन एंड 3 जुलाई 1999 को पटना के एक एमएलए के घर के गराज सिंह की डेड बॉडी मिलती है। साथ में एक और डेड बॉडी मिली थी एंड उसे गौतम सिंह के नाम से आइडेंटिफाई किया गया था। बॉडीज का अभी तक पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था, लेकिन पटना पुलिस ने इन दोनों के मौत का रीजन भी पता कर लिया था एंड बिना परिजन के डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था। इस केस में उस वक्त के बिहार के चीफ मिनिस्टर राबड़ी देवी के भाई साधु यादव का भी नाम सामने आता है। केस सीबीआई के पास पहुंचती है, लेकिन सीबीआई वालों ने अपने क्लोजर रिपोर्ट में इसे सुसाइड बता दिया था। कौन थी शिल्पी जैन एंड पटना पुलिस को इतनी जल्दी क्या थी? चलो जानते हैं इस केस को। लोग जो लोग भी पॉलिटिक्स से थोड़ा बहुत भी ताल्लुक रखते होंगे उन्हें बिहार के 90s के पॉलिटिक्स के बारे में जरूर पता होगा कि 90s के दौर में बिहार की स्थिति क्या थी, बिहार की दशा क्या थी। एंड पटना हाई कोर्ट ने पहली बार 5 अगस्त 1997 को बिहार के लिए एक टर्म कॉइन किया था, जंगल राज। एंड इस केस में बिहार के जंगल राज के नेताओं का भी जिक्र है, उस वक्त के हालात का जिक्र है, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र है, बिहार के पुलिस सिस्टम का जिक्र है। शिल्पी का पूरा नाम शिल्पी जैन था। शिल्पी के पिता उज्जवल जैन का कपड़ों का कारोबार था। शिल्पी वाज गुड इन स्टडीज एंड फैशन टू। वो 90s के बिहार में ही फैशन शोज में हिस्सा लिया करती थी। शी कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन फ्रॉम पटना वुमेन्स कॉलेज एंड आफ्टर हर कॉलेज वो एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करती है कंप्यूटर सीखने के लिए। एंड 90s में बिहार में कंप्यूटर सीखना, फैशन शोज में हिस्सा लेना was a thing। वहीं पे गौतम सिंह was the son of London based बीएन सिंह। बीएन सिंह एक बिजनेसमैन थे एंड बीएन सिंह का आरजेडी के बड़े बड़े नेताओं से
से जान पहचान था। उनका बड़े बड़े नेताओं के साथ अच्छा खासा बनता था। एंड गौतम सिंह अपने फैमिली से दूर पटना में अकेले रहा करता था। एंड ही वॉज इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, उसे पॉलिटिक्स में आना था। एंड क्योंकि उसके पिता बीएन सिंह का पॉलिटिक्स में अच्छा खासा जान पहचान था, आरजेडी में अच्छा खासा पकड़ था, सो इसी कारण गौतम सिंह को आरजेडी के यूथ विंग में एक पोस्ट मिल गया था। एंड इसी वजह से वो साधु यादव के करीब भी आ गया था। अभी साधु यादव कौन है? उस वक्त के मुख्यमंत्री रहे राबड़ी देवी के भाई हैं साधु यादव। एंड एक तरीके से साधु यादव ही सरकार चला रहा था उस वक्त, क्योंकि लालू यादव उस वक्त जेल में थे। अब शिल्पी जैन गौतम सिंह से एक पार्टी में मिलते हैं एंड दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एंड क्योंकि गौतम सिंह का इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा था, गौतम का उठना बैठना भी पॉलिटिकल लोगों के साथ हुआ करता था, सो इसी कारण से शिल्पी भी गौतम के सारे पॉलिटिकल फ्रेंड को जानती थी। यहाँ तक कि वो साधु यादव से भी 1-2 बार मिल चुकी थी। तारीख थी 2 जुलाई 1997। शिल्पी अपने क्लासेस के लिए रिक्शा में निकली थी। बस कुछ ही दूर गई थी कि शिल्पी के रिक्शा के बगल में गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी में शिल्पी एंड गौतम का एक म्यूचुअल फ्रेंड था। वो शिल्पी से बोलता है कि चलो मैं तुम्हें इंस्टीट्यूट छोड़ देता हूँ। शिल्पी चुपचाप गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन गाड़ी अगले ही मोड़ से दूसरी तरफ मुड़ जाती है। इस पर शिल्पी बोलती है कि वेट, मेरा इंस्टीट्यूट तो इस तरफ है, आप इधर क्यों ले जा रहे हो? एंड इस पर उसका दोस्त बोलता है कि हम लोग वाल्मीकि गेस्ट हाउस जा रहे हैं एंड गौतम सिंह तुम्हारा वहीं पे इंतजार कर रहा है। फिर शिल्पी चुपचाप हो जाती है एंड समहाउ गौतम सिंह को ये बात पता चल जाती है। एंड गौतम सिंह को ये मालूम था कि बड़े बड़े नेता उस गेस्ट हाउस में क्या करते हैं। अय्यासी करने के लिए नेताओं का वो फेवरेट जगह हुआ करता था, वाल्मीकि गेस्ट हाउस। एक गेस्ट हाउस पटना के फुलवारी शरीफ में पड़ता था। फिर जल्दी जल्दी में गौतम सिंह भी उस गेस्ट हाउस पे पहुंचता है एंड उस गेस्ट हाउस का सीन देखकर गौतम सिंह बिल्कुल सन्न रह जाता है, हैरान रह जाता है। वो देखता है कि कुछ लोग मिलकर शिल्पी के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। गौतम शिल्पी को बचाने के लिए बीच में कूदता है। फिर शिल्पी एंड गौतम मिलकर दोनों फाइट करने लगते हैं वहां से निकलने के लिए। हर वो संभव प्रयास करते हैं, लेकिन वो दोनों असफल रहे थे। ऐसा बोला जाता है कि उस वक्त पे शिल्पी एंड गौतम दोनों पे क्रूरता बरती गई थी। शिल्पी के साथ रेप किया गया था एंड फिर दोनों को गला दबा के मार दिया गया था। अब शिल्पी जैन के घर लौटने का समय हो चुका था, लेकिन वो घर नहीं पहुंचती है। घर वाले परेशान हो रहे थे। घर वाले उसके दोस्तों से पता करते हैं, उसके करीबियों से पता करते हैं, लेकिन शिल्पी के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था एंड ना ही शिल्पी उस दिन इंस्टीट्यूट पहुंची थी। हर जगह से पता करने के बाद शिल्पी के फैमिली पुलिस के पास पहुंचती है। वो लोग पुलिस को बताते हैं कि शिल्पी करीब दोपहर में अपने इंस्टीट्यूट के लिए निकली थी एंड अभी तक घर वापस नहीं आई है। पुलिस शिल्पी को ढूंढने में लग जाती है, लेकिन शिल्पी के बारे में कोई सुराग नहीं मिल रहा था। उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। तारीख हो गई थी 3 जुलाई 1997। रात को करीब 9 बजे पुलिस को एक टिप मिलती है। पुलिस पटना के गांधी मैदान में साधु यादव के बंगले पर जाती है एंड उस बंगले के गैराज में पुलिस को एक पुरानी व्हाइट जेन कार मिलती है एंड उस कार में शिल्पी एंड गौतम की डेड बॉडीज थी। बोथ वर हाफ नेकेड। शिल्पी जैन गौतम सिंह की टी शर्ट पहनी हुई थी या उसे पहनाया गया था, हू नोज। अब साधु यादव अपने कुछ गुंडों के साथ वहां पे अचानक से प्रकट हो जाता है, वहां पे हंगामा क्रिएट कर देता है एंड उस वक्त पे साधु यादव वाज एमएलए एंड ही वाज नॉट जस्ट ए एमएलए। वो बिहार को कंट्रोल कर रहा था, वो बिहार को चला रहा था, क्योंकि वो मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का भाई था। पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है एंड ऑन द अदर हैंड पुलिस मेड अ रिपोर्ट विदाउट एनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन। बिना किसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए, बिना किसी फॉरेंसिक जांच के। एंड और तो और जो गाड़ी गैराज में मिली थी जिसमें डेड बॉडीज थी, पुलिस वालों ने उसे खुद ड्राइव कर पुलिस स्टेशन तक ले जाती है एंड ड्यू टू दिस स्टीयरिंग के ऊपर जो भी फिंगरप्रिंट्स थे वो मिट चुके थे। इस सारा खेल बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था, बस कुछ ही घंटों में हो रहा था। अब सुनो, गौतम सिंह का जो डेड बॉडी था उसका अंतिम संस्कार रात में ही कर दिया गया था, बिना उसके किसी परिजन के मौजूदगी में। एंड सबसे इंटरेस्टिंग एंड क्वेश्चनेबल बात ये था कि बिना उसके किसी परिवार वालों की मौजूदगी में ही ये सारा काम कर दिया गया था। फिर जल्दी जल्दी रातों रात पोस्टमार्टम भी कराया गया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है एंड वो कुछ और ही बता रही थी। उस रिपोर्ट में था कि शिल्पी जैन के साथ गैंग रेप हुआ था। उसके कपड़े के ऊपर 1 से ज्यादा लोगों के स्पर्म मिले थे। दोनों के शरीर के ऊपर खरोच के निशान थे। जूतों से पीटे जाने का निशान मिला था। अब ये केस बिहार में तुल पकड़ लिया था, क्योंकि मामला काफी हाई प्रोफाइल था एंड इस केस में साधु यादव के साथ साथ कुछ और नेताओं का भी नाम सामने आ रहा था। अब गवर्नमेंट के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर आने लगा था। शिल्पी के परिवार वाले सीबीआई जांच की मांग करने लगे थे एंड कुछ महीनों बाद इस केस को सीबीआई के पास ट्रांसफर कर दिया जाता है। सीबीआई जांच करने लगती है एंड इन्वेस्टिगेशन के दौरान
जब सीबीआई की टीम साधु यादव से उनका ब्लड सैंपल मांगती है तो साधु यादव मना कर देते हैं। एंड उस वक्त पे सीबीआई वालों ने कुछ नहीं किया था या कुछ कर नहीं पाया था। वेल, ओनली सीबीआई नोज। इन्वेस्टिगेशन करीब 4 साल चलती है एंड आप उसका रिजल्ट जानकर हैरान हो जाओगे, माथा पीट लोगे। सीबीआई अपना क्लोजर रिपोर्ट 1 अगस्त 2003 को पेश करती है। रिपोर्ट में था कि शिल्पी जैन एंड गौतम सिंह ने जहर खाकर सुसाइड किया था एंड शिल्पी के कपड़ों के ऊपर जो स्पम मिले थे वो एक्चुअली में कोई स्पम नहीं था, वो पसीना था। सीबीआई जो रिपोर्ट 4 साल में तैयार की, उस रिपोर्ट को बिहार पुलिस बस 2 मिनट में तैयार कर दी थी, वो भी बिना किसी जांच के। शिल्पी के परिवार वाले इस जजमेंट से खुश नहीं थे, जाहिर सी बात है। वो केस को रीओपन कराने के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे, भटक रहे थे। लेकिन साल 2006 में शिल्पी के भाई प्रशांत जैन को अचानक से किडनैप कर लिया जाता है। मामला पुलिस के पास जाता है लेकिन पुलिस प्रशांत को नहीं ढूंढ पाती है। एंड जिन लोगों ने प्रशांत को किडनैप किया था 1-2 दिन बाद उन लोगों ने प्रशांत को छोड़ भी दिया था। लेकिन पुलिस आज तक नहीं पता कर पाई कि किन लोगों ने प्रशांत का अपहरण किया था। एंड फन फैक्ट, उसके बाद से आज तक किसी ने इस केस को रीओपन कराने का जिक्र भी नहीं किया है। यहाँ पे कुछ सवाल है। अगर शिल्पी जैन एंड गौतम सिंह ने सुसाइड किया था तो उनकी बॉडी एमएलए के गराज तक पहुंची कैसे, वो भी कार में? स्ट्रेंज नो। उस कार को गराज तक लेकर कौन गया था एंड पुलिस को किसने इन्फॉर्म किया था? साधु यादव ने अपना ब्लड सैंपल क्यों नहीं दिया था? एंड सीबीआई वालों ने इस चीज के ऊपर कुछ कार्रवाई क्यों नहीं की? एंड वन मोर, पुलिस वालों ने बॉडी का अंतिम संस्कार क्यों किया बिना किसी परिवार वालों के मौजूदगी में? ये थी आज की केस स्टडी। बाय। यह है जॉली जोसेफ, केरला के एक गांव में अपनी फैमिली के साथ रहती है। घर की सबसे आज्ञाकारी एंड संस्कारी बहू। लेकिन 2002 से 2016 के बीच इसके परिवार के 6 लोगों की मौत हो जाती है। मौत का पैटर्न बिल्कुल सेम रहता है एंड हर बार हर एक मौत को हार्ट अटैक बोल दिया जाता था। एंड हर एक मौत में एक चीज और कॉमन था, जॉली जोसेफ मौत होने वाली व्यक्ति के इर्द गिर्द ही रहती थी। एंड इन सभी मौतों के बाद जॉली अपने के साथ शादी कर लेती है। लेकिन अक्टूबर 2019 में कुछ ऐसा हुआ जिससे सबका होश उड़ गया था। अक्टूबर में ये पता चलता है कि ये जो भी मौतें हुई हैं ये कोई नेचुरल डेथ नहीं था, इन सभी लोगों का मर्डर किया गया था। एंड मर्डर करने वाला भी कोई घर का ही सदस्य था। लोगों का शक घर के बहू जॉली पे था। कौन थी जॉली जोसेफ? कैसे हुई थी सभी लोगों की मौत? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्या वाकई में जॉली जोसेफ इन सभी मौतों का जिम्मेवार है? चलो जानते हैं इस केस को। लोग इस केस का जो फैमिली ट्री है ना वो काफ़ी पजलिंग है, कंफ्यूजिंग है, तो मैंने इसे पूरी तरीके से ब्रेक डाउन किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। एंड एक और बात, इस केस में कई सारे ऐसे नाम हैं जिसके प्रोनाउंसिएशन में मुझसे गलती हो सकती है, तो इसके लिए पहले ही सॉरी। जॉली जोसेफ का जन्म 1 जनवरी 1972 को केरला के इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। वो एक क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती थी। जॉली ने अपना बेसिक एजुकेशन अपने होम टाउन से ही कंप्लीट किया था। जॉली पहली बार अपने होम टाउन से कोझिकोड पहुंचती है 1987 में। कोझिकोड केरला में पड़ता है। वो एक हाउस वार्मिंग पार्टी को अटेंड करने गई थी एंड वहां पे सी मेट रॉय थॉमस। दे फेल इन लव एंड फिर करीब 10 साल बाद फरवरी 1997 में ये दोनों शादी कर लेते हैं। जॉली शादी करने के बाद रॉय के घर आती है एंड घर आते के साथ ही सी बिकेम फेवरेट टू एवरीवन। सी वाज सो केयरिंग एंड फ्रेंडली इन नेचर। अब ये जो रॉय था जॉली का हस्बैंड, उसका बिजनेस थोड़ा सा ठप पड़ने लगा था। वो 2-3 चीजों में ट्राई करता है लेकिन किसी भी चीज में उसको सक्सेस नहीं मिलता है। वो पहले गारमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन का काम उठाया लेकिन उसमें भी उसे कुछ खास सक्सेस हासिल नहीं हुआ। फिर इंजन ऑयल का डिस्ट्रीब्यूशन का काम लिया लेकिन उसमें भी वो कोई कुछ खास सक्सेस नहीं कर पाया। यहाँ पे जो रॉय की माँ थी, जॉली की सास, उनका नाम था अन्नमा थॉमस। वो काफी स्ट्रिक्ट थी। घर की सारी फाइनेंशियल चीजें वही मैनेज किया करती थी। घर का मुखिया थी। सभी लोग उन्हीं का बात माना करते थे। शी यूज्ड टू मैनेज ऑल द फाइनेंसेस ऑफ द हाउस। कहाँ से कितना आ रहा है, कहाँ पे कितना जा रहा है, एवरीथिंग, एवरी लिटिल थिंग्स। घर के सभी मेंबर्स अन्नमा को काफी ज्यादा रेस्पेक्ट करते थे, उनसे डरते भी थे एंड वो अपनी पूरी फैमिली का ख्याल भी रखा करती थी। साल था 1999। जॉली हैड हर फर्स्ट बेबी एंड ठीक उसके 1 साल बाद जॉली अन्नमा से बोलती है कि उसे और पढ़ाई करनी है, उसे बीएड करनी है ताकि वो एक टीचर बन सके। जॉली की सास अन्नमा इस बात से एग्री कर जाती है एंड शी डिसाइडेड टू टेक केयर ऑफ हर बेबी ताकि जॉली बाहर जाकर पढ़ाई कर सके। फिर जॉली सुबह सुबह घर से निकलती थी एंड शाम में वापस घर आया करती थी। एंड जब वो पढ़ाई के नाम पे घर निकलती थी तब उसकी दोस्ती एक मैथ्यू नाम के बंदे से हो गई थी। तारीख थी 22 सितंबर 2002। अन्नमा वाज नॉट फीलिंग वेल, तो जॉली डिसाइड करती है कि वो उन्हें एक मटन सूप देगी ताकि वो फ्रेश फील कर सके। अन्नमा सूप पीती हैं एंड थोड़े ही देर बाद उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगती है एंड अचानक से उनकी मौत हो जाती है। मौत का रीजन हार्ट अटैक बताया जाता है। अब अन्नमा के मौत के बाद जॉली घर संभालने की कोशिश करती है। घर का सारा कंट्रोल अपने हाथों में ले लेती है। जो अन्नमा कंट्रोल किया करती थी वो जॉली अपने हाथों
हाथों में करने की कोशिश करने लगती है। एंड थोड़े ही दिन बाद जॉली घर पे बोलती है कि उसे NIT में एक प्रोफेसर का जॉब लगा है, अब वो प्रोफेसर बन गई है। तारीख थी 26 सितंबर 2008। शाम का वक्त था। जॉली के ससुर टॉम थॉमस जॉली से कुछ खाने के लिए मांगते हैं। जॉली लाकर उन्हें कुछ खाने के लिए देती है। टॉम खाता है एंड खाते के साथ ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। उस वक्त पे घर में टॉम के साथ कोई और नहीं था, सिर्फ और सिर्फ जॉली थी। एंड तबीयत बिगड़ने के थोड़ी ही देर बाद टॉम थॉमस की मौत हो जाती है। जॉली बताती है कि उनकी भी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। करीब 3 साल बाद 30 अक्टूबर 2011 को जॉली का हस्बैंड रॉय थॉमस डिनर करता है एंड डिनर के बाद ही स्टार्टेड फीलिंग अनवेल। उसे वोमिट आ रहा था, सो ही वेंट टू द बाथरूम एंड स्टार्टेड वोमिटिंग। एंड इस वक्त पे भी घर में रॉय के साथ कोई नहीं था, सिर्फ और सिर्फ रॉय की वाइफ जॉली थी। जॉली बाथरूम के बाहर खड़ी थी, सब कुछ सुन रही थी, उसे वोमिट करते हुए सुन रही थी, लेकिन जॉली कुछ बोल नहीं रही थी, बहुत ही शांति से। फिर थोड़ी ही देर बाद जॉली अपने एक पड़ोसी को फोन करती है। फिर कारपेंटर को बुलाया जाता है, बाथरूम का दरवाजा तोड़ा जाता है, रॉय को बाहर निकाला जाता है, उसे लिविंग रूम में लाया जाता है। उसके मुंह से झाग निकल रहा था। लोग रॉय थॉमस को लेकर हॉस्पिटल की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन रास्ते में ही रॉय थॉमस की मौत हो जाती है। अब यहाँ पे एंट्री लेते हैं रॉय के मामा मैथ्यू। जॉली का कहना था कि रॉय कमिटेड सुसाइड, क्योंकि उस पे बहुत ज्यादा डेट था, सो इसमें पोस्टमार्टम का कोई लॉजिक नहीं है। एंड मैथ्यू इंसिस्ट कर रहा था कि रॉय के बॉडी का पोस्टमार्टम हो, लेकिन जॉली इंकार कर रही थी कि इसके बॉडी का पोस्टमार्टम कराने का कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन अगेन रॉय के मामा फेल्ट समथिंग अनयूजुअल, फेल्ट समथिंग फिशी, तो पोस्टमार्टम के लिए जिद पे अड़ जाते हैं एंड फिर बॉडी का पोस्टमार्टम होता है। एंड गेस व्हाट, रॉय के बॉडी से पोटेशियम साइनाइड नाम का जहर मिलता है। पुलिस को बुलाया जाता है, केस रजिस्टर करवाया जाता है, लेकिन जॉली के स्टेटमेंट के आधार पर केस को क्लोज कर दिया जाता है एंड पुलिस ये मान लेती है कि ही कमिटेड सुसाइड। हालांकि यहाँ पे भी मैथ्यू सेटिस्फाइड नहीं था, उसे कुछ गड़बड़ लग रहा था। वो इस बात को फील कर सकता था कि रॉय ने सुसाइड नहीं किया है, हो ना हो इसका मर्डर किया गया हो, क्योंकि जो जहर रॉय की बॉडी से मिली थी वो कोई आम जहर नहीं थी। एंड रॉय के मौत के करीब 2-2.5 साल बाद 24 अप्रैल 2014 को मैथ्यू के भी बेहद सस्पिशियस तरीके से मौत हो जाती है। वो कॉफी पीते पीते अचानक से जमीन पे गिर जाता है एंड वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। अब इतना सब कुछ होने के बाद ये सबको पता चलना चाहिए था कि इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस, समथिंग इज गोइंग ऑन, कुछ तो हो रहा है इस घर में। एंड इस वक्त तक जॉली सहजू के करीब आ जाती है। अबे सहजू कौन है बताता हूँ। जॉली के ससुर टॉम के भाई का लड़का है सहजू, बेसिकली रॉय का भाई है। एंड ये फैमिली भी काफी वेल्दी फैमिली है। सहजू की शादी हो रखी है सिली से एंड इसके 2 बच्चे भी हैं। लुक, अब जॉली अपने फैमिली में बिल्कुल अकेली थी एंड जिस घर में जॉली की फैमिली रहती थी वो घर बहुत ही बड़ा था एंड उतना बड़ा घर में जॉली अब अकेले रहती थी। इजंट इट स्पूकी? क्योंकि परिवार के ऑलमोस्ट सभी सदस्यों की मौत हो गई थी अब तक। अब मैथ्यू के मौत के कुछ ही दिन बाद जॉली सुबह सुबह सहजू के घर पहुंचती है एक फंक्शन को अटेंड करने के लिए। जॉली घर के कामों में हाथ बटाती है, वो ब्रेकफास्ट बनाने में हेल्प करती है। फिर सहजू की 2 साल की बेटी एल्फिन को खाना खिलाने जाती है एंड बस फिर थोड़ी ही देर बाद में एल्फिन की भी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी थी। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है एंड ठीक 2 दिन बाद 3 मई 2014 को एल्फिन इस दुनिया को छोड़ देती है। वो बस 2 साल की थी। एंड यहाँ पे भी जॉली सभी लोगों के दिमाग में ये डाल देती है कि एल्फिन को अस्थमा था। जॉली के परिवार में मौत का सिलसिला लगातार जारी था, रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बस कुछ ही सालों के गैप पे किसी न किसी की मौत हो रही थी एंड बेहद ही सस्पिशियस तरीके से। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस घर में हो क्या रहा है, सारे लोग क्यों मरते जा रहे हैं, ऐसा क्या हो गया है इसके घर को। अब इसके रिलेटिव्स भी मारे जा रहे हैं। जॉली और उसका घर चर्चा का विषय बन चुका था। घर की आखिरी मौत 11 जनवरी 2016 को होती है। जॉली सिली के साथ डेंटल क्लिनिक पहुंचती है। सिली सहजू की वाइफ है एंड थोड़े ही दिन पहले एल्फिन की मौत हुई थी, उसकी बेटी की मौत हुई थी। तो यहाँ पे जॉली सिली को लेकर डेंटल क्लिनिक पहुंचती है। तो क्लिनिक पहुंचने के बाद जॉली सिली को पानी का ग्लास देती है एंड सिली पानी पीती है एंड उसके बाद सिली की भी मौत वहीं पे हो जाती है। अब इस घर में कोई पूछने वाला नहीं था कि मौत कैसे हुई थी, इस बॉडी का पोस्टमार्टम होना चाहिए या नहीं, कोई कुछ भी सवाल नहीं कर रहा था। एंड उधर सहजू एंड जॉली करीब आते जा रहे थे। सिली के मौत के कुछ साल भी नहीं बीते थे कि सहजू एंड जॉली एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद ही सहजू एंड जॉली पे लोगों का शक जाता है। लोग उन दोनों को डाउट की नजर से देखने लगते हैं। ऑब्वियस सी बात है, इतना सब कुछ होने के बाद अचानक से 2 लोग शादी कर लेते हैं सेम घर में। इट इज क्वाइट क्वेश्चनेबल। रॉय थॉमस का एक भाई एंड एक बहन भी था। भाई अमेरिका में रहता था एंड बहन उसकी श्रीलंका में रहती थी। रॉय का भाई का नाम रोजो था। रोजो अमेरिका से वापस आता है क्योंकि उसे शक था कि समथिंग इज रॉन्ग इन आवर हाउस। एंड एक और बात, टॉम जो जॉली का ससुर है, वो मरने के बस कुछ ही दिन पहले पूरा प्रॉपर्टी जॉली के नाम कर दिया था एंड इस बात को लेकर
रोजो को शक हुआ। रोजो इसे इन्वेस्टिगेट करने लगता है एंड कुछ दिन बाद रोजो लगातार आरटीआई फाइल करता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। वो अपने भाई का रिपोर्ट निकलवाता है एंड उसे पढ़ता है एंड उस रिपोर्ट में जो लिखा रहता है वो जॉली के स्टेटमेंट से बिल्कुल विपरीत था। स्टेटमेंट में जॉली ने बोला था कि जो रॉय थॉमस उसका पति है वो उसका लास्ट मील 3:30 बजे दोपहर में था। उसके बाद रॉय थॉमस ने कुछ नहीं खाया था, लेकिन रिपोर्ट यह बता रहा था कि रॉय हैड हिज लास्ट मील अराउंड 8:30 PM। वो रात के डिनर में राइस एंड चिकपी करी खाया था। अब रोजो ये पता करने में लग जाता है कि आखिर उसके भाई रॉय तक साइनाइड पहुंची कैसे, बिकॉज इट इज नॉट कॉमन। फिर रोजो पुलिस में कंप्लेन करता है एंड रिक्वेस्ट करता है कि उसके भाई के मौत का फाइल फिर से खोला जाए एंड उसे फिर से इन्वेस्टिगेट किया जाए। एंड ये केस करीब 9-10 साल पुरानी थी। 2011 में उसके भाई की मौत हुई थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है एंड आप सच्चाई जानकर हैरान हो जाओगे। पुलिस सबसे पहले सहजू से पूछताछ करने के लिए बुलाती है। पुलिस अपना तरीका अपनाती है, यू नो पुलिस। सहजू बोलता है कि उसे बस इतना पता था कि रॉय को जहर दिया गया है, इसके अलावा उसे कुछ नहीं पता था। पुलिस अब जॉली से पूछताछ करती है बिल्कुल पुलिस की तरह एंड जॉली जोसेफ ने हर एक चीज कॉन्फेस कर दिया था। वो बताती है कि उसने ही रॉय को पोटेशियम साइनाइड दिया था एंड वो इसे बहुत पहले से देते आ रही थी, बहुत ही कम मात्रा में, क्योंकि जॉली ने इसके ऊपर रिसर्च किया था कि अगर आप किसी को थोड़े थोड़े अमाउंट में पोटेशियम साइनाइड देते हो तो वो एक स्लो पॉइजन का काम करता है। एंड जॉली ने रॉय के साथ ही कुछ ऐसा ही किया था, वो उसे स्लोली पॉइजन करते जा रही थी। एंड इतना ही नहीं, एंड उस घर में जो बाकी के 5 मौत हुई थी उसके बारे में भी जॉली ने कॉन्फेस किया था एंड सबको सेम तरीके से मारा था उसने। सबके खाने में पोटेशियम साइनाइड का लिटिल अमाउंट वो दिया करती थी, वो सबको स्लो पॉइजन कर रही थी। उससे मारने का रीजन पूछा जाता है कि व्हाट वाज योर मोटिव, तुमने सबको मारा क्यों? जॉली बताती है कि उसकी सास अन्नमा घर में हुकूमत चलाया करती थी एंड वो उसके जैसा बनना चाहती थी, वो घर को कंट्रोल करना चाहती थी, इसी कारण वो अन्नमा को जहर देकर मार दिया था। फिर पूछा गया कि तुमने ससुर टॉम को क्यों मारा, तो जॉली बोलती है कि अन्नमा की मौत के बाद टॉम प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था एंड वो ठीक प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहा था, वो रॉय के हिस्से में बहुत कम डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था एंड इसी बात को लेकर उसने टॉम को मार दिया। टॉम के जो भी फिक्स डिपॉजिट थे उसको एक फेक सिग्नेचर के सहारे उसे अपने नाम कर लिया था जॉली ने। एक आज्ञाकारी बहू ने, एक संस्कारी बहू ने, एक फ्रेंडली एंड केयरिंग नेचर वाली बहू ने। फिर पूछा जाता है कि तुमने अपने पति को क्यों मारा? जॉली बोलती है कि उसे सहजू पसंद था क्योंकि ही इज मोर गुड लुकिंग एंड मोर मैनली। तो रॉय को इसने इसलिए मारा ताकि वो फ्री हो सके एंड सहजू के साथ शादी कर सके। ऑलराइट, तो फिर मैथ्यू को क्यों मारा जो रॉय का मामा था? मैथ्यू ने ऐसा क्या कर दिया था? शी टोल्ड कि मैथ्यू को शक हो गया था, वो बार बार पोस्टमार्टम के जिक्र कर रहा था, वो बार बार इन्वेस्टिगेशन का जिक्र कर रहा था, इसी कारण उसने मैथ्यू को मारा। एंड मारने का तरीका सेम, बिल्कुल पोटेशियम साइनाइड, स्लो पॉइजन। ओके, फिर 2 साल की बेटी एल्फिन को क्यों मारा? उस बच्ची ने क्या किया था? तो बोलती है कि मुझे मालूम था कि जब तक उसकी बीबी और उसकी बेटी जिंदा रहेगी सहजू उससे शादी नहीं कर सकता, तो इसी कारण जॉली ने उसकी बेटी एल्फिन को पानी में पोटेशियम साइनाइड देकर उसे मार डाला। इतनी हिम्मत कहां से आती है एक फ्रेंडली नेचर एंड एक केयरिंग बहू को? एंड वो बताती है कि उसने सहजू की वाइफ सिली को इसलिए मारा क्योंकि जब तक वो जिंदा रहेगी सहजू से शादी नहीं कर सकता। एंड सिली के मौत के कुछ ही दिन बाद सहजू और जॉली शादी कर लेते हैं 2017 में। एंड पुलिस को एक और बात पता चली थी कि ना ही जॉली ने कोई बीएड कंप्लीट किया था एंड ना ही वो एनआईटी में प्रोफेसर थी। शी वाज रोल प्लेइंग इट, शी वाज एक्टिंग इट। वीडियो के शुरुआत में मैथ्यू नाम का मैंने जिक्र किया था कि जब वो पढ़ने जा रही थी तब उसकी दोस्ती मैथ्यू नाम के बंदे से हुई थी। ये वो वही मैथ्यू है जो जॉली को पोटेशियम साइनाइड का सप्लाई कर रहा था। ये थी आज की केस स्टडी। बाय। ये है जिया खान, बॉलीवुड में फिल्म एक्ट्रेस थी। इन्होंने अमिताभ बच्चन, आमिर खान, अक्षय कुमार जैसे बड़े बड़े स्टार्स के साथ फिल्मों में काम किया है, लेकिन 3 जून 2013 को मुंबई के जुहू के एक अपार्टमेंट में एक पंखे से लटकी हुई पाई गई। पुलिस का कहना था कि ये सुसाइड है, लेकिन जिया के मां का आरोप था कि ये एक स्टेज्ड मर्डर है। एंड इसका आरोपी कोई और नहीं बल्कि जिया का बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली है, जो कि आदित्य पंचोली का बेटा है। वहीं पे सूरज पंचोली का कहना था कि जिया वाज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन एंड ही ट्राइड टू हेल्प हर मल्टीपल टाइम्स। एंड इस बात को लेकर सूरज ने जिया के मां राबिया को भी बताया था, लेकिन शी टुक नो एक्शन। जिया के अपार्टमेंट से एक 6 पन्नों का सुसाइड नोट भी बरामद हुआ था, जो कि काफी इमोशनल है। कौन थी जिया खान एंड सूरज पंचोली ने ऐसा क्या कर दिया था कि जिया ने इतना बड़ा कदम उठाया? चलो जानते हैं इस केस को।
जिया खान का जन्म 20 फरवरी 1988 को न्यूयॉर्क में हुआ था। इनका असली नाम नफीसा खान है। जब जिया करीब 2 साल की थी तब इनके पिता रिजवी खान जिया एंड उनकी मॉम राबिया खान को छोड़ दिया था। एंड जब एक इंटरव्यू में इनके पिता के साथ इनके रिलेशन के बारे में पूछा गया तो जिया बोलती है, एंड आई कोट, अ मैन हु लेफ्ट हिज डॉटर व्हेन शी वाज 2 शुड बी हैंग्ड इन पब्लिक, एंड कोट। 1989 के लास्ट में राबिया खान अपनी बेटी जिया खान के साथ अमेरिका से लंदन मूव कर गई थी, एक नई जिंदगी की तलाश में, एक नई होप की तलाश में कि शायद वहां कुछ उनके लिए अच्छा हो जाए। फिर लंदन में राबिया की मुलाकात एक थॉमस नाम के बंदे के साथ होती है। तो थॉमस से मिलने के कुछ ही दिन बाद राबिया उससे शादी कर लेती है। एंड गेस व्हाट, जब जिया 7 साल की थी तब थॉमस ने भी राबिया और उनके परिवार को छोड़ दिया था। एंड इतना ही नहीं, जब वो भागा तो राबिया का पूरा सेविंग्स उड़ा ले गया था। एंड समहाउ ही मैनेज्ड टू गेट द ओनरशिप ऑफ हर हाउस टू। वो राबिया एंड जिया का घर भी अपने नाम करवा लिया था। अब इमेजिन करो, यू आर ऑलरेडी ब्रोकन and you tried to heal it with someone else, some other person, and वो इंसान भी फिर से तुम्हें तोड़ कर चला जाता है, तुम्हें लूट कर चला जाता है। How would you feel? अब जिया, उसकी स्टेप सिस्टर्स करिश्मा, कविता एंड इन तीनों की माँ राबिया लेफ्ट विथ नो हाउस, वेरी लेस मनी टू सर्वाइव। फिर इन लोगों को एक हाउस रेंट करना पड़ा था लंदन में। एंड कुछ दिनों तक इनका मेन सोर्स ऑफ फूड था मैकडी का बर्गर। जब जिया करीब 6 साल की थी तब से उसको डांस का बहुत शौक था एंड उसने कुछ डांसेस सीखा भी, जैसे सालसा, कथक एंड फ्यू मोर। शी वाज अ गुड सिंगर ऑल्सो। जिया का कहना था कि शी लव्स क्रिएटिंग म्यूजिक रादर देन परफॉर्मिंग ऑन इट। एंड अब यहाँ से शुरू होता है जिया के बॉलीवुड का सफर। साल था 2004। जिया ने मुकेश भट्ट के साथ एक फिल्म साइन किया था। फिल्म का नाम था तुम सा नहीं देखा। बट व्हेन फिल्म हिट द फ्लोर, मुकेश भट्ट रियलाइज करते हैं कि जिया इज टू यंग फॉर दिस स्टोरी, फॉर दिस कैरेक्टर। फिर उस फिल्म को दया मिर्जा ने साइन किया एंड दया मिर्जा ने उस फिल्म में परफॉर्म किया। उस वक्त पे जिया खान का फेवरेट डायरेक्टर हुआ करती थी राम गोपाल वर्मा। एंड बैक देन राम गोपाल वर्मा वाज नोन फॉर हिज फिल्म्स। वो अपने यूनिक स्टोरीज के बारे में फेमस थे एंड वो ज्यादातर न्यू कमर्स को ही मौका देते थे। एंड उन्होंने जिया खान को भी मौका दिया था। फिल्म था निशब्द। लीड रोल में थे अमिताभ बच्चन एंड जिया खान। लेकिन वो फिल्म कंट्रोवर्सी से काफी ज्यादा भरी हुई थी अपने स्क्रिप्ट की वजह से। एंड ऑब्वियसली राम गोपाल वर्मा का फिल्म था, कुछ तो अलग होना था, राइट? फिर जिया खान ने आमिर खान के साथ गजनी में काम किया, हाउसफुल में अक्षय कुमार के साथ काम किया। एंड इन सब के बीच मार्केट में एक अफवाह और भी फैल रही थी। लोगों का कहना था कि आमिर खान इज द स्टेप फादर ऑफ जिया खान। बट लेटर आमिर खान ने कंफर्म किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एंड राबिया आर जस्ट फ्रेंड। तारीख था 3 जून 2013। जिया अपनी माँ एंड सिस्टर के साथ मुंबई में रहती थी एंड इस दिन उनकी माँ एंड हर सिस्टर वेंट टू सम पार्टी। जिया खान घर पे बिल्कुल अकेली थी एंड इसी दौरान जिया ने खुद को पंखे से लटका लिया था। शी टुक हर ओन लाइफ। पुलिस इसे सुसाइड बता देती है, लेकिन अगले ही दिन जिया की माँ ये आरोप लगाती है कि इट इज नॉट अ सुसाइड, एक स्टेज्ड मर्डर है। 7 जून 2013 को जिया के अपार्टमेंट से 6 पन्नों का सुसाइड नोट भी मिला था, जो कि काफी इमोशनल है एंड इट इज अवेलेबल पब्लिकली। दैट नोट वाज वेरी सेंसिटिव। वो पूरा 6 पन्नों का नोट सूरज पंचोली के तरफ इशारा कर रहा था। जिया खान पिछले कई महीनों से सूरज पंचोली के साथ रिलेशन में थी, लेकिन उस नोट में किसी का नाम मेंशन नहीं था। लेकिन राबिया खान का ये कहना था कि इसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ सूरज ही है। उस नोट का कुछ हिस्सा मैं आपको बताता हूँ। उस नोट में था कि उसे अब्यूज किया जा रहा था फिजिकली एंड मेंटली। शी ऑल्सो गॉट प्रेग्नेंट विद सूरज पंचोली। अगेन ये सिर्फ एक आरोप ही था क्योंकि किसी का नाम मेंशन नहीं था उस नोट में एंड कहीं पे अभी तक रिकॉर्ड में नहीं है कि सूरज पंचोली ही जिम्मेवार था। एंड बाद में उसका अबॉर्शन भी करवाया गया था। जिया लिखती हैं कि वो अपने पूरे रिलेशन में सिर्फ और सिर्फ टॉर्चर सही है, फिजिकली एंड मेंटली। एंड आफ्टर दिस नोट पुलिस सूरज पंचोली को 10 जून 2013 को अरेस्ट कर लेती है। उनके ऊपर सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप था, लेकिन फिर 1 जुलाई 2013 को वो बेल पे बाहर भी आ जाते हैं। राबिया खान का कहना था कि जिया के अपार्टमेंट का जो लॉक था उसका फिंगरप्रिंट एक्सेस सूरज पंचोली के पास भी था। यहीं पे सूरज पंचोली का कहना था कि जिया खान वाज बैटलिंग विथ डिप्रेशन एंड सूरज ने कई बार उसे हेल्प करने की कोशिश भी की थी। उनका कहना था कि वो इस बात को राबिया को भी बताए थे, बट शी टुक नो एक्शन एंड यही कारण है कि जिया ने सुसाइड किया। वेल, ऐसा सूरज का कहना था। अब यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू था। फिर राबिया खान कोर्ट में सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड करती हैं एंड 3 जुलाई 2013 को एक केस सीबीआई को दे भी दिया जाता है। सीबीआई मई 2015 में जाके सूरज पंचोली का घर तलाशती है। एक और बात,
इस केस के दौरान राबिया खान ने लंदन से एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया था इस पूरे केस को छानबीन करने के लिए। एंड वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट अपनी जांच में बताते हैं कि इट वाज नॉट अ सुसाइड, वो एक स्टेज्ड मर्डर था। केस काफी लंबा चलता है, काफी सारा उतार चढ़ाव इस केस में आते रहता है। एंड इसी बीच राबिया खान कोर्ट से डिमांड करती है कि इस केस में एक SIT का गठन किया जाए, लेकिन कोर्ट इस डिमांड को नकार देती है। फिर आता है फाइनल वर्डिक्ट का समय। एंड गेस व्हाट 28 अप्रैल 2023 कोर्ट सूरज पंचोली को लैक ऑफ एविडेंस के आधार पर उसे बरी कर देती है। राबिया खान का कहना था कि वो फिर से कोर्ट में अपील करेंगी इस जजमेंट के खिलाफ। आकाश कुमार के एक्यूजर ID ने मेरे पिछले वीडियो पे एक बहुत अच्छा कमेंट किया था एंड आई थिंक वो कमेंट इस वीडियो को परफेक्टली डिफाइन करती है, इस केस को परफेक्टली डिफाइन करती है, पूरे बॉलीवुड को परफेक्टली डिफाइन करती है। वो लिखते हैं, देयर आर डार्क टेल्स बिहाइंड द ब्राइट फेसेस। एंड ये बॉलीवुड इंडस्ट्री भी कुछ इसी तरीके की है। ये थी आज की केस स्टडी। बाय। आप ये फोटो को देखिए, डिड यू नोटिस समथिंग? ओके, कोई बात नहीं। अब आप ये तीनों फोटो को देखिए। अगेन कुछ डिफरेंस दिखा आपको? अगर दिखा फिर भी ठीक, और अगर नहीं दिखा तो आगे वीडियो में इस तस्वीर के बारे में बात करेंगे। ये सारी पिक्चर्स इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी के द्वारा लिया गया था। लेकिन 7 जुलाई 2016 की सुबह अचानक इनकी बाथरूम में मौत हो जाती है। एंड मरने के बाद से लेकर अभी तक इनके बारे में 2 थ्योरीज पे बात हो रही है, जिसकी बात आगे के वीडियो में करेंगे। कौन थे गौरव तिवारी एंड क्या है इनके मौत के वो 2 थ्योरीज? चलो जानते हैं इस केस को। अच्छा, आपसे एक सवाल है, डू यू बिलीव इन घोस्ट? और क्या ये वाकई में होते हैं? आप मुझे कमेंट में बताओ। जब भी भूत प्रेत की बात होती है तो हम लोग 2 धड़ों में बढ़ जाते हैं। एक जो इन्हें मानते हैं कि हाँ भूत प्रेत होते हैं, और दूसरा जो साइंस के मत्थे मर देते हैं। वो साइंस का रेफरेंस देते हुए इसे एक एनर्जी बोलकर छोड़ देते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि सभी लोगों का अलग अलग चीज़ों में अपना अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। किसी का मानना होता है कि वो लोग भूत खुद अपनी आंखों से देखे हैं, और किसी का बोलना होता है कि इट इज जस्ट एन इल्यूजन, मेंटल इल्यूजन, एंड समबडी बिलीव्स इन बैड एनर्जी, लाइक नेगेटिव एनर्जी। अगर गौरव तिवारी के सभी कामों के बारे में बात करूं तो घंटों कम पड़ जाएंगे। सो चलो गौरव तिवारी को जानते हैं उनके कुछ फेमस केसेस के माध्यम से। गौरव तिवारी का जन्म 2 सितंबर 1984 को बिहार के पटना में हुआ था एंड वो दिल्ली में पले बढ़े थे। गौरव तिवारी अपना बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वो USA चले गए थे कॉमर्शियल पायलट की पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि उनके घर वालों का यही मन था कि गौरव बड़ा होकर पायलट बने। अच्छा, यहाँ पे एक बात बता दूं, अभी तक गौरव तिवारी भूत प्रेत पे बिलीव नहीं करते थे एंड न ही उनके कोई परिवार में इन सब बातों पे बिलीव करता था। 2006 में US जाने के बाद गौरव जिस फ्लाइट स्कूल में एडमिशन लिए थे, उसी फ्लाइट स्कूल के द्वारा उन्हें एक अपार्टमेंट दिया गया था रहने के लिए। एंड गौरव तिवारी वहाँ रहते रहते कुछ अनयूजुअल चीजें नोटिस करना शुरू करते हैं। उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी, कोई उनके कानों में विस्पर कर रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके बेड के पास कोई लेटा हुआ है। वो अपने कमरे में किसी को महसूस कर रहे थे लेकिन देख नहीं पा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके कमरे में कोई चल रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई कुछ बुनबुना रहा है। एंड ठीक यहाँ से गौरव तिवारी के दिमाग में ये सवाल घुस जाता है, इज देयर एनी लाइफ आफ्टर डेथ? डू घोस्ट रियली एग्जिस्ट? और अगर नहीं तो फिर मुझे ये आवाज क्यों सुनाई दे रही है, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे साथ इस अपार्टमेंट में कोई और भी रह रहा है जो दिखाई नहीं दे रहा है, सम इनविजिबल पर्सन और सम काइंड ऑफ एनर्जी, कुछ तो है। उसके बाद गौरव तिवारी लग जाते हैं इन चीज़ों के बारे में पढ़ाई करने के लिए। वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी पे रिसर्च करने लगते हैं एंड ये बात जब घर वालों को पता चली तो घर वाले काफ़ी नाराज हुए। आवर पेरेंट्स, यू नो, लुक, अब कोई भी पेरेंट्स नाराज होगा कि कहाँ एक लड़का हवाई जहाज उड़ाने की पढ़ाई करने गया था एंड अचानक से भूत प्रेत वाली पढ़ाई में उतर गया। किसी भी पेरेंट्स को चिंता होगी इस बात को लेकर। एनीवे, पैरानॉर्मल एक्टिविटी के ऊपर रिसर्च खत्म करने के बाद गौरव तिवारी 2009 में इंडिया आ जाते हैं एंड यूं कह लो कि गौरव तिवारी का उस वक्त किस्मत काफी सही था कि उस वक्त पे इंडिया के सभी न्यूज चैनल्स पे भूतों वाला सीजन चल रहा था, अफवाहों वाला सीजन चल रहा था, TRP वाला सीजन चल रहा था। कोई न्यूज चैनल स्वर्ग की सीढ़ी के बारे में बताता तो कोई भूतों के साथ रात गुजारता। इंडिया आने के बाद गौरव तिवारी अपने कुछ घोस्ट कैचर दोस्तों के साथ मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी। एंड गौरव तिवारी उस वक्त पे इंडिया के हर एक न्यूज चैनल के साथ काम किए जो भूतों पे स्टोरीज कर रहे थे। गौरव ने कई सारे सीरियल्स भी किए, उनमें से कुछ हैं MTV गर्ल्स नाइट आउट, हॉन्टेड वीकेंड्स विद सनी लियोनी, फियर फाइल्स एंड इस तरीके के कई शोज। इन्होंने कई सारे इंटरनेशनल घोस्ट रिलेटेड शोज भी किए थे। आपको वीडियो के इंट्रो में जो पिक्चर दिखा था वो एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया के एक हॉन्टेड जेल का है। ऑस्ट्रेलिया के उस जेल के आसपास के लोगों का मानना है कि उस जेल में एक गार्ड की मौत हो गई थी एंड तब से लेके
अब तक वो गार्ड हर रोज रात में उस जेल की रक्षा करता है। एंड इसी सिलसिले में गौरव तिवारी अपने टीम्स और घोस्ट कैचर डिवाइसेस के साथ वहां पे पहुंचते हैं एंड रात के अंधेरे में अपने नाइट विजन कैमरा से जेल के कॉरिडोर का पिक्चर्स क्लिक करते हैं। वो कई सारे पिक्चर्स लेते हैं, किसी में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन एक पिक्चर में उन्हें ह्यूमन शेप का कुछ दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई ह्यूमन वहां पे खड़ा है, बट क्या वो वाकई में जेल का गार्ड ही था, ये शायद गौरव को ही नहीं पता था। बट वो और उनकी टीम फेल्ड समथिंग अनयूजुअल दैट डे। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में ही एक और इन्वेस्टिगेशन के दौरान गौरव डिसाइड करते हैं कि वो पूरी रात एक मुर्दा घर में बिताएंगे, वो लाशों के साथ सोएंगे। हालांकि इस वक्त पे इनके पैर में फ्रैक्चर था, लेकिन फिर भी वो व्हील चेयर पे बैठकर मॉर्ग तक आते हैं। अच्छा, सबसे पहले इनका एक दोस्त उस मुर्दा घर में रात बिताने वाला था, लेकिन जैसे ही चिलर के ट्रॉली बेड पे वो लेटता है वो डर जाता है एंड वो गिव अप कर देता है। फिर इस काम को करने के लिए गौरव रेडी हो जाते हैं। फिर गौरव तिवारी चिलर के ट्रॉली बेड पे लेट जाते हैं अपने नाइट विजन कैमरा और कुछ डिवाइसेस के साथ। उनका दोस्त चिलर का दरवाजा बंद कर देता है एंड वो पूरी रात उस चिलर में रहते हैं जिसका टेम्परेचर -डिग्री में रहता है। उनके आसपास के सभी कंटेनर्स में डेड बॉडीज पड़े थे, लेकिन गौरव तिवारी वहां से कुछ खास हासिल नहीं कर पाते हैं। उन्हें बस डिवाइसेस में कुछ इंटरप्शन सुनाई देता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। एंड उस मुर्दा घर में जाने से पहले गौरव तिवारी ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी। वो बोलते हैं नॉलेज कैंसल्स फियर एंड आई एम गोइंग टू टेक सम नॉलेज, कि मुर्दा घर में आखिर होता क्या है, क्या डेड बॉडीज आपस में बातें करते हैं या नहीं। एंड ऐसे ऐसे करीब 6000 से ज्यादा भूतिया जगहों पे गौरव और उनके टीम छानबीन कर चुके थे एंड वो अराउंड द ग्लोब ऐसी चीजों का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जिसमें से भारत के भी कुछ हॉन्टेड प्लेसेस हैं, जैसे कि मुंबई का मुकेश मिल्स, भानगढ़ फोर्ट जैसे कई जगह शामिल है। गौरव का जो ऑर्गेनाइजेशन था इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी, उसके ऑफिस में हर रोज स्पिरिट्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कॉल्स आते थे, उससे रिलेटेड ईमेल्स आते थे, लोग उन्हें अपने घरों में बुलाते थे। एंड इस तरीके के कई सारे मिस्ट्रीज को सॉल्व करने के बाद गौरव और उनकी टीम एक कंक्लूजन पे पहुंचे थे। उन लोगों का कंक्लूजन था कि 98% ऑफ केसेस आर साइकोलॉजिकल एंड बाकी के 2% में दे बिलीव आर रियल, लाइक रियल घोस्ट। जनवरी 2016 में गौरव तिवारी की शादी हो जाती है। शादी के बाद तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन गौरव तिवारी की वाइफ को ये भूत प्रेत वाला प्रोफेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उनकी वाइफ चाहती थी कि उसका पति फॉर्मल पहने, टाई पहने, कोट पहने, लेदर बैग लेके कॉर्पोरेट ऑफिस जाए, लाइक टिपिकल जॉब करे। गौरव अपनी इस प्रोफेशन की वजह से अक्सर घर लेट आया करता था एंड इस बात को लेकर घर वाले काफी नाराज रहा करते थे। 6 जुलाई 2016 रात में दिल्ली के जनकपुरी के घर में गौरव तिवारी एक केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे एंड काम खत्म करने के बाद रात में करीब 1:30-2 बजे के आसपास वो वापस घर आते हैं, सोते हैं, सब कुछ ठीक था। हर रोज की तरह गौरव तिवारी सुबह उठता है एंड वॉशरूम जाता है, लेकिन उस दिन गौरव तिवारी बाथरूम में यूजुअल टाइम से ज्यादा टाइम ले रहे थे। तभी थोड़ी देर बाद बाथरूम से कुंडी को लगाने या उसे खिसकाने की आवाज आती है, लेकिन लोग उस आवाज को इग्नोर कर देते हैं। थोड़ी देर बाद धब से कुछ गिरने की आवाज आती है। घर वाले बाथरूम के दरवाजे की तरफ दौड़ते हैं, दरवाजा को खटखटाते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है। फिर दरवाजे को धक्का देकर तोड़ देते हैं एंड दरवाजा तोड़ने के बाद देखते हैं कि गौरव तिवारी फर्श पे लेटा हुआ है। वो सांस के लिए तड़प रहा था, उसकी आंखें खुली थी। एम्बुलेंस बुलाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही गौरव तिवारी की मौत हो गई थी। ऐसा क्या हो गया था गौरव तिवारी के साथ जब वो बाथरूम में था? पुलिस एंड फॉरेंसिक टीम पहुंचती है, घंटों पूछताछ करती है एंड पूछताछ के बाद इस केस को सुसाइड करार कर देती है। फॉरेंसिक टीम को बाथरूम से एक कपड़ा का टुकड़ा मिला था। गौरव के गले के ऊपर काला मार्क था एंड वो निशान पहले से उसके गले पे बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन पुलिस और फॉरेंसिक टीम इसे सुसाइड करार कर देती है। हालांकि फॉरेंसिक वालों ने भी कोई पुख्ता सबूत नहीं दिया था। अब गौरव तिवारी के मौत के ऊपर 2 थ्योरीज पे बात हो रही थी। पहला कि गौरव तिवारी ने सुसाइड किया, रीजन कि घर वाले उसके प्रोफेशन से खुश नहीं थे, वो जिस प्रोफेशन में था उससे पैसे बहुत कम आ रहे थे। एंड लास्ट नाइट काम के बाद जब गौरव तिवारी घर आया था तो उसके वाइफ के साथ आर्गुमेंट होती है एंड इस कहासुनी के दौरान गौरव तिवारी अपना फोन दीवार पे फेंक कर तोड़ देता है। बस इसी चीज से परेशान होकर गौरव तिवारी ने अपनी जान ले ली, लेकिन फॉरेंसिक वालों ने भी उस ब्लैक मार्क के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। एंड दूसरी थ्योरी है गौरव के फैंस एंड उनके टीम मेंबर्स की। उन लोगों का मानना है कि गौरव तिवारी का जान किसी बुरी आत्मा ने ले ली है। हालांकि पुलिस वालों ने इस एंगल को बिल्कुल भी नकार दिया था। गौरव के पिता बताते हैं कि कुछ दिन पहले से गौरव उन्हें बता रहा था कि इस तरीके के काम में निगेटिव एनर्जी आपका अक्सर पीछा करते रहती है एंड पिछले कई दिनों से कुछ बुरी आत्माएं उसका पीछा कर रही थी, गौरव तिवारी को फॉलो कर रही थी, उसे छोड़कर जाने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन पुलिस इन सब बातों को इग्नोर कर देती है। गौरव तिवारी का मानना था कि इस तरीके के ब्लैक मार्क्स अक्सर उन लोगों को आते हैं जब भूत प्रेत अपना बदला लेता है, अपना रिवेंज लेता है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है, हु किल्ड गौरव तिवारी? गौरव हिमसेल्फ और समबडी एल्स? लेकिन अभी तक तो नोबडी नोज। यहाँ पे एक और सवाल है, गौरव तिवारी के रिसर्च के अनुसार 98% ऑफ केसेस साइकोलॉजिकल थे, तो इजंट इट पॉसिबल कि गौरव के पिता जो बात बोल रहे थे वो सिर्फ गौरव के दिमाग के अंदर ही था, सिर्फ गौरव के दिमाग का वहम था? लेकिन उसके गले पे जो ब्लैक मार्क थे उसका क्या?
ये है राजीव दीक्षित। 30 नवंबर 2010 को अचानक से इनकी मौत हो जाती है। उनका बॉडी बिल्कुल नीला पड़ जाता है एंड इनके चेहरे का कुछ हिस्सा ब्लैक एंड ब्लू हो जाता है। डॉक्टर का कहना था कि इनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई है, लेकिन लोगों ने इनके मौत से रिलेटेड कई सारे थियरीज बना रखे हैं। कोई कहता है कि इनकी मौत पॉइजन की वजह से हुई थी, कोई बोलता है कि किसी ने इनका मर्डर करवाया था, एंड सबसे कंट्रोवर्शियल कि इनकी मौत का जिम्मेवार बाबा रामदेव हैं। कौन थे राजीव दीक्षित एंड कैसे हुई थी इनकी मौत, एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मौत के बाद इनका पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया गया था। चलो जानते हैं इस केस को। राजीव दीक्षित की पूरी कहानी को एक 5 या 10 मिनट के वीडियो में समेटना मुश्किल है, असंभव है। राजीव दीक्षित बड़े बड़े कॉर्पोरेशन के खिलाफ आवाज उठाते रहते थे, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज के खिलाफ आवाज उठाया करते थे। वो स्वदेशी चीजों का प्रचार प्रसार किया करते थे। इसी प्रचार प्रसार के दौरान अचानक से छत्तीसगढ़ में उनकी मौत हो जाती है। राजीव दीक्षित का जन्म 30 नवंबर 1967 को यूपी के अलीगढ़ में हुआ था। ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने अपनी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद इलाहाबाद से बीटेक किया। उस वक्त पे वो इलाहाबाद था, अभी वो प्रयागराज हो चुका है। उसके बाद इन्होंने आईआईटी कानपुर से एमटेक कंप्लीट किया। लेकिन इनके डिग्री को लेके भी कुछ कंट्रोवर्सीज हैं। वैसे देश में कई सारे लोगों के डिग्री के ऊपर कंट्रोवर्सीज हैं, राइट। किसी ने 2015 में आरटीआई फाइल करके आईआईटी कानपुर से राजीव दीक्षित का डिटेल्स मांगा था। फिर आईआईटी कानपुर की तरफ से जवाब आता है कि आईआईटी कानपुर के पासिंग लिस्ट में राजीव दीक्षित नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। वेल अगेन ये राजीव दीक्षित ही बता सकते हैं। राजीव दीक्षित को सीखने का बहुत शौक था। वो पढ़ाई के दौरान से ही कई सारे मैगजीन्स पढ़ा करते थे, कई सारे न्यूज़पेपर्स पढ़ा करते थे। उनके पॉकेट मनी का आधा हिस्सा मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स में जाता था। ही वॉज अ नॉलेजेबल पर्सन। अगर पूरे कॉन्ट्रोवर्सीज को 1 मिनट के लिए वाइप आउट करके आप इनके स्पीचेस सुनोगे, अभी तक आपने नहीं सुना है तो, देन यू विल रियलाइज कि हाउ नॉलेजेबल ही वॉज। राजीव दीक्षित पहली बार लोगों के नजर में 1984 में आए थे, जब भोपाल गैस लीक हुआ था। वो बोलते हैं कि 1984 का जो भोपाल गैस लीक था वो अमेरिका की एक सोची समझी साजिश थी। वो यूनियन कार्बाइड को लेकर हम इंडियंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। हालांकि इसके बाद से ही वो विदेशी कंपनियों के खिलाफ खूब बोलने लगे थे, एजुकेशन सिस्टम के ऊपर सवाल उठाने लगे थे, टैक्सेशन सिस्टम के ऊपर सवाल उठाने लगे थे, एलोपैथी मेडिसिन के खिलाफ बोलने लगे थे, आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करने लगे थे, अपना स्वदेशी का प्रचार प्रसार करने लगे थे। एंड जब वो ये सब कर रहे थे तब उनको फॉलो करने वाले की तादाद काफी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। लोग किसी भी ट्रेडिशनल चीज से हट के अगर आप कुछ बोलते हो तो लोग आपको फॉलो करेंगे। राजीव दीक्षित का यह दावा था कि वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ एक प्रोजेक्ट पे काम कर चुके थे। राजीव दीक्षित बोलते हैं कि उन्होंने अपना पीएचडी फ्रांस से कंप्लीट किया है एंड उन्होंने सीएसआईआर में एज अ रिसर्चर काम भी किया था। वो 500 और 1000 के नोट बैन करने के लिए बहुत पहले से बोला करते थे। जो 2016 में हुई थी वो 2010 से पहले बोला करते थे। ही वाज अ वेरी आउटस्पोकन पर्सन। वो प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ थे। वो बोलते थे कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन यही सब चीज है, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वगैरह वगैरह। उनका कहना था कि हमारा देश कृषि क्षेत्र में बिल्कुल भी काम नहीं किया है, हमारे रिसर्चर कृषि क्षेत्र में बिल्कुल भी काम नहीं किए हैं, एंड दिस इज द ओनली रीजन कि किसान आज भी सुसाइड कर रहे हैं। इट मेक्स सेंस, नो? वो लिटरली पोस्टर्स प्रिंट करवा कर बांटते थे जिसमें ये मेंशन रहता था कि हमारा देश का कंपनी कौन सा है एंड विदेशी कंपनी कौन सा है। वो स्वदेशी कंपनी को फॉलो करने के लिए बोलते थे। एंड इन सब चीजों के दौरान कुछ वियर्ड स्टेटमेंट भी उन्होंने दिया था, जैसे अमेरिका का नजर हमारे जम्मू कश्मीर पे है, वो उसे हथियाना चाहता है एंड इसी कारण वो पाकिस्तान को फंड कर रहा है ताकि टेररिज्म फलता फूलता रहे। दूसरा, अमेरिका में जो 9/11 हुआ था वो हमला अमेरिका ने खुद करवाया था, ना कि किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने। एंड वी ऑल नो दीज आर ओनली कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। टिल डेट, आज के दिन तक। राजीव दीक्षित पहली बार बाबा रामदेव से 1999 में मिले थे एंड ठीक 10 साल बाद इन दोनों ने मिलकर भारत स्वाभिमान मूवमेंट की शुरुआत की। एंड राजीव दीक्षित वॉज द नेशनल सेक्रेटरी ऑफ दैट मूवमेंट। लोग, दो अच्छे स्पीकर्स एक साथ जोड़ते हैं, एक मंच पे आते हैं, दोनों की अपनी अलग अलग पहचान थी एंड दोनों का एक ही गोल, स्वदेशी, काला धन के खिलाफ बोलना। इन दोनों को फॉलो करने वालों की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। ये दोनों लोकप्रिय होते जा रहे थे। दोनों घूम घूम कर प्रचार प्रसार करने में लगे हुए थे, स्वदेशी कैंपेन में लगे हुए थे। लेकिन इनका गोल स्वदेशी के साथ साथ एक और था, वो था 2014 के लोकसभा चुनाव लड़ना। जी हाँ, 2014 के लोकसभा चुनाव में ये दोनों लड़ने वाले थे, अपनी पार्टी बनाने वाले थे। बेसिकली पॉलिटिक्स में आना था इन लोगों को। तारीख थी 26 नवंबर 2010। अपने स्वदेशी कैंपेन को लेकर राजीव दीक्षित छत्तीसगढ़ पहुंचते हैं। 26 से 29 नवंबर तक वो छत्तीसगढ़ में घूम घूम कर भाषण दे रहे थे,
स्वदेशी मूवमेंट का प्रचार प्रसार कर रहे थे एंड इस कैंपेन के बाद वो अपने मूवमेंट को एक कदम और आगे बढ़ा देते हैं। काफी तारीफें मिलती है, काफी तालियां बटोरते हैं। दीक्षित का आखिरी भाषण दुर्ग में था। देर रात रास्ते में अचानक से इनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। फिर उन्हें लोकल हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहां पे डॉक्टर ने इन्हें कुछ दवाइयां लिखी। जब उनके साथ वाले लोग उन्हें दवाई देने लगे तो राजीव दीक्षित ने इंग्लिश मेडिसिन को खाने से मना कर दिया था, ऐसा उनके आसपास के लोगों का बोलना था। फिर उनके साथ वाले लोग उन्हें एक गेस्ट हाउस में ले जाते हैं। राजीव दीक्षित बाथरूम जाते हैं एंड ही कोलैप्स्ड इन द लॉक्ड बाथरूम तोड़ा जाता है, लोग सन्न रह जाते हैं। दीक्षित फर्श पे बेहोश पड़े हुए थे। जल्दी जल्दी में फिर उन्हें अपोलो पीएमएस हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन वहां पहुंचने के साथ ही डॉक्टर ने इन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया था। डॉक्टर का बोलना था कि इनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। उनके बॉडी का पोस्टमार्टम करवाने से फैमिली वालों ने इनकार कर दिया था। फिर बॉडी को एक प्लेन के माध्यम से हरिद्वार ले जाया जाता है। उस वक्त पे जो लोग राजीव दीक्षित के साथ थे उनका कहना था कि उनकी बॉडी पूरी नीली पड़ गई थी, उनके नाक वाले एरिया में पूरा ब्लैक एंड ब्लू हो गया था। लोग पोस्टमार्टम की मांग करने लगे थे, लेकिन परिवार वालों के कारण पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। फिर उनका अंतिम संस्कार हरिद्वार में ही किया जाता है। अब यहाँ से जन्म होती है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की। पहली थ्योरी थी कि इनकी मौत पॉइजन की वजह से हुई थी। दूसरी थ्योरी थी कि इनके मौत के पीछे बाबा रामदेव का हाथ है। राजीव दीक्षित उनसे काफी ज्यादा लोकप्रिय होते जा रहे थे, वो काफी ज्यादा फेमस होते जा रहे थे अपनी भाषणों की वजह से, एंड ये चीज बाबा रामदेव को बिल्कुल पसंद नहीं था। वेल, इट्स अ थियरी अगेन। एंड तीसरा है उनके बॉडी को घर ले जाने के बजाय पतंजलि का आश्रम क्यों ले जाया गया। 2017 में बाबा रामदेव से जुड़ी एक किताब आती है, गॉडमैन टू टाइकून, प्रियंका पाठक के द्वारा लिखी गई थी एक किताब। काफी सारे क्वेश्चंस उठाए गए थे इस बुक में राजीव दीक्षित के मौत को लेकर, लेकिन फिर बाबा रामदेव और उनकी टीम कोर्ट पहुंचते हैं इस किताब को लेकर। वो बोलते हैं कि इस किताब से उनकी छवि धूमिल हो रही है, उनकी छवि खराब हो रही है और उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। एंड फिर इस किताब को कोर्ट ने बैन कर दिया। वेल, वी ऑल नो कोर्ट फंक्शंस ऑन एविडेंस, नॉट ऑन इमोशंस। एंड इन तीनों थियरीज के बीच एक और बात थी एंड इट इज क्वाइट क्वेश्चनेबल। प्रदीप दीक्षित जो कि राजीव दीक्षित का भाई हैं, उनका बोलना था कि राजीव दीक्षित की जब तबीयत खराब हुई थी तब उनके पास एक फोन आया था। प्रदीप राजीव से बात करने की मांग करते हैं, लेकिन राजीव के पास वाले लोग ये बोलते हैं कि राजीव अभी बात करने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन बाबा रामदेव अपने एक भाषण में बोलते हैं कि जब राजीव दीक्षित की तबीयत खराब हुई थी तब बाबा रामदेव उनसे फोन पे करीब घंटों तक बात किए थे। वो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप प्लीज इंग्लिश मेडिसिन ले लो, आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। राजीव दीक्षित मना कर रहे थे, उन्होंने दवाई नहीं ली थी। एंड दीज टू स्टेटमेंट ऑफ प्रदीप एंड बाबा रामदेव आर क्वाइट ड्रिफ्टिंग इन नेचर, आपस में एक फ्रिक्शन क्रिएट करता है। फिर 2019 में पीएमओ ऑफिस के द्वारा इस केस को खोलने का आदेश दिया जाता है। एक सवाल है, आखिर क्या रीजन रहा होगा राजीव दीक्षित के मौत का? ये थी आज की केस स्टडी। बाय। तो एक एमपी ने मुझे पूछा कि हाउ इज योर डेमोक्रेसी। ये है प्रमोद महाजन, बीजेपी का एक पावरफुल नेता। आई एम मेंबर ऑफ लोकसभा, आई बिलोंग टू द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी एंड आई एम इन अपोजिशन। 26 अप्रैल 2006 की सुबह इन्हीं के घर में इन्हें गोली मार दी जाती है। गोली मारने वाला कोई और नहीं बल्कि इनका खुद का भाई प्रवीण महाजन था। प्रवीण महाजन गोली मारने के बाद मुंबई के वर्ली थाने में पहुंचता है एंड वहां खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि आई एम प्रवीण महाजन एंड आई किल्ड माय ओन ब्रदर प्रमोद महाजन विद दिस गन। एंड उसके बाद अपने गन को पुलिस को हैंड ओवर कर देता है। एंड ये स्टेटमेंट के बाद पूरा पुलिस स्टेशन में हड़कंप मच गया था, क्योंकि जिसकी मौत हुई थी वो कोई आम आदमी नहीं था, वो एक बीजेपी का पावरफुल नेता था, कई बार मंत्री रह चुका था। बट यहाँ पे एक सवाल है, आखिर प्रवीण ने अपने ही भाई को क्यों मारा? चलो जानते हैं इस केस को। प्रमोद महाजन का जन्म 30 अक्टूबर 1949 को हुआ था। प्रमोद को थिएटर बहुत पसंद था एंड ये थिएटर का प्यार ही उन्हें उनकी वाइफ रेखा से मिलवाया था। एंड इन दोनों ने 11 मार्च 1972 को शादी कर ली थी। इन दोनों के 2 बच्चे भी थे, एक का नाम पूनम महाजन है एंड दूसरे का नाम राहुल महाजन है। बोथ आर ट्रेन्ड पायलट्स। प्रमोद महाजन बचपन से ही आरएसएस से जुड़े हुए थे। वो एक टीचर भी थे, लेकिन 1974 में उन्होंने टीचर की जॉब छोड़ दी थी एंड फुल टाइम आरएसएस प्रचारक बनकर घूमने लगे थे। धीरे धीरे वो एक्टिव पॉलिटिक्स में भी आने लगे थे। पॉलिटिक्स में आने के बाद कई बार वो मंत्री बने, सांसद बने, राज्यसभा सांसद बने। फिर उन्होंने बीजेपी के लिए फंड रेजिंग का भी काम किया था। प्रमोद महाजन अटल बिहारी वाजपेयी के काफी करीब हुआ करते थे, यूं बोल लो कि खासम खास हुआ करते थे।
तारीख थी 22 अप्रैल 2006। सुबह के करीब 7:30 बज रहे थे। प्रमोद महाजन हर रोज की तरह उठने के बाद ड्राइंग रूम में आकर अखबार पढ़ रहे थे। तभी उनके घर का कॉल बेल बजता है। प्रमोद की वाइफ रेखा दरवाजा खोलती हैं तो देखती हैं कि दरवाजे के सामने प्रवीण महाजन खड़ा था। प्रवीण महाजन प्रमोद महाजन का छोटा भाई है। प्रवीण महाजन अंदर आता है एंड प्रमोद महाजन के सामने वाले सोफे पे बैठ जाता है। एंड इधर रेखा उनकी वाइफ चाय बनाने के लिए किचन में चली जाती है। जबकि पिछले ही रात इन दोनों भाइयों के बीच फोन पर जमकर लड़ाई हुई थी किसी बात को लेकर। एंड उस लड़ाई के बाद प्रवीण महाजन ने प्रमोद महाजन को एक टेक्स्ट भी किया था। वो लिखता है, अब न होगी याचना न प्रार्थना, अब रण होगा जीवन या मरण होगा। सोफे पे बैठने के बाद प्रवीण अपनी सारी बातें जो उसके अंदर दफन थी वो प्रमोद महाजन को सुनाने लगता है। दरअसल बात ये थी कि प्रवीण को लगता था कि प्रमोद महाजन ने सबको हेल्प किया है सिवाय प्रवीण को। उन्होंने सबको उसके बिजनेसेस खड़ा करने में मदद किया है, लेकिन प्रवीण महाजन को उसने कुछ नहीं किया। प्रवीण महाजन को उन्होंने हमेशा इग्नोर किया। ऐसा प्रवीण महाजन को लगता था। जब प्रवीण महाजन प्रमोद महाजन से मिलने की कोशिश करता वो हमेशा इग्नोर्ड फील करता। एंड ये सारी बातें, ये सारी चीजें उसके अंदर किसी घाव की तरह फैल गई थी। काइंड ऑफ जेलसी, नो? एंड जब प्रवीण महाजन ये सारी बातें प्रमोद महाजन को सुना रहा था तब प्रमोद महाजन की नजरें सिर्फ और सिर्फ उसके अखबार पर ही थी। शायद ऐसा भी हो सकता था कि प्रमोद को ये सब सुनने की आदत हो चुकी थी। एंड इन्हीं सब बातों के बीच प्रमोद महाजन अखबार से अपनी नजर उठाता है एंड प्रवीण की तरफ करते हुए बोलता है कि लुक, अगर तुम्हारे पास कोई कंप्लेन है या कुछ भी जरूरी बातें करनी है तो तुम्हें सबसे पहले मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट लेना होगा। उसके बाद तुम्हें मुझसे मिलकर ये सारी बातें सुनानी होगी। एंड ये जो पर्टिकुलर वर्ड था अपॉइंटमेंट, ये प्रवीण को लग जाती है। उसके सारे अंदर की इमोशंस, ईगो, सब कुछ एक साथ ट्रिगर हो जाता है सिर्फ एक वर्ड अपॉइंटमेंट से। किचन में उधर चाय भी बनी भी नहीं थी, लेकिन इधर अब अलग आग लग चुकी थी। एंड ये जो इमोशन वाली आग लगी थी, ये जो ईगो वाली आग लगी थी, इसे कंट्रोल करना उस वक्त बहुत मुश्किल था। अपॉइंटमेंट वाली बात सुनते ही प्रवीण अपना गन निकालता है एंड धड़ाधड़ प्रमोद के ऊपर 3 गोलियां चला देता है। प्रवीण अपना पूरा गन प्रमोद के ऊपर खाली करने के चक्कर में था, लेकिन चौथी गोली उसके गन में ही फंस कर रह गई थी। रेखा गोलियों की आवाज सुनकर किचन से दौड़ी दौड़ी ड्राइंग रूम में आती हैं। ड्राइंग रूम में आने के बाद वो देखती हैं कि प्रमोद सोफे पे लेटा हुआ है, खून से लथपथ है, उसे गोली लगी थी। एंड प्रवीण जैसे आया था बिल्कुल उसी तरीके से वापस घर से बाहर निकल गया था। प्रमोद हल्की आवाज में रेखा से अपने जीजा गोपीनाथ मुंडे को बुलाने के लिए बोलता है। गोपीनाथ मुंडे उसी बिल्डिंग में रहते थे। रेखा उन्हें बुलाती है, फिर दोनों मिलकर तुरंत उन्हें मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल ले जाते हैं। एंड सिंस ये केस काफी हाई प्रोफाइल था तो सारे डॉक्टर्स उनके इलाज में लग जाते हैं। सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स उनके इलाज में तुरंत लग जाते हैं। एंड इधर गोली मारने के बाद प्रवीण महाजन अपार्टमेंट से नीचे उतरता है एंड पैदल ही चलने लगता है। जिस गाड़ी से प्रवीण महाजन आया था उस गाड़ी को भी नीचे पार्किंग में ही छोड़ देता है। करीब 8:30 बजे के आसपास वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है। एंड वहां पहुंचने के बाद वो बोलता है कि मेरा नाम प्रवीण महाजन है एंड मैंने अपने भाई प्रमोद महाजन का खून किया है एंड मैं यहाँ पे सरेंडर करने आया हूँ। पुलिस प्रवीण महाजन को अरेस्ट करती है एंड तुरंत इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है। एंड इधर हॉस्पिटल के बाहर काफी ज्यादा भीड़ लग गई थी क्योंकि गोली लगने की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल चुकी थी। उनके चाहने वाले हॉस्पिटल के बाहर खड़े थे। सारे नेता मंत्री हॉस्पिटल के अंदर पहुंच चुके थे। प्रमोद महाजन को बचाने के लिए लंदन से स्पेशल डॉक्टर भी आता है, लेकिन अफसोस करीब 13 दिन बाद 3 मई 2006 को उनकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पे एक सवाल है जो सबके मन में था, पुलिस से लेकर मीडिया तक, दोस्तों से लेकर रिश्तेदारों तक, कि आखिर व्हाट वाज द मोटिव ऑफ द क्राइम। प्रवीण महाजन ने प्रमोद महाजन को मारा क्यों? इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि प्रवीण महाजन सुबह करीब 5:30 बजे अपने घर से निकला था। प्रवीण महाजन मुंबई के थाने में रहता था। एक और बात, जिस घर में प्रवीण महाजन रहता था वो घर भी उसे प्रमोद महाजन ने ही दिया था जिसे उसने गोली मारा। घर से निकलने के बाद प्रवीण महाजन 2 जगह चाय पीने के लिए रुकता है। एक बार मंदिर जाता है, लेकिन इसके बाद भी वो प्रमोद महाजन के घर बहुत जल्दी पहुंच गया था। प्रमोद के उठने से पहले वो पहुंच चुका था। वो घर के नीचे ही प्रमोद का उठने का इंतजार कर रहा था। कोर्ट में प्रवीण महाजन से जब मारने का मोटिव पूछा गया, मींस मारने का रीजन पूछा गया, तब प्रवीण बोलता है कि उसने गुस्से में आकर गोली चला दी थी। वो बार बार प्रमोद महाजन से मिलने का टाइम मांग रहा था, लेकिन हर बार वो इग्नोर्ड फील कर रहा था। हर बार प्रमोद उसे अपॉइंटमेंट लेकर आने के लिए बोल रहा था। एंड उस दिन जब प्रवीण महाजन प्रमोद से मिलने गया था तो एक बार फिर से प्रमोद महाजन ने उसे अपॉइंटमेंट लेकर आने को कहा। एंड इसी अपॉइंटमेंट वाली बात से गुस्सा होकर प्रवीण महाजन ने प्रमोद महाजन के ऊपर गोली चला दी थी। प्रवीण महाजन को उम्र कैद की सजा होती है एंड जेल में रहकर उन्होंने एक किताब लिखा था। उन्होंने उस किताब में कुछ घटनाओं का जिक्र किया था। वो लिखता है कि प्रमोद महाजन का जो असिस्टेंट था विक्रम मोइत्रा, उसे मारा गया था, ना कि वो ड्रग ओवरडोज के कारण मरा था। एंड ये सब इसलिए किया गया था क्योंकि विक्रम मोइत्रा प्रमोद महाजन के काफी क्लोज था एंड मामला पार्टी के पैसों का था, पार्टी के
फंड्स का था, बेसिकली पॉलिटिक्स का था, तो इसी कारण विक्रम मोहित्रा को मारा गया था। वेल अगेन इट्स अ क्लेम। साथ में ये भी लिखते हैं कि प्रमोद महाजन का दूसरी महिलाओं के साथ भी संबंध था एंड उनमें से एक थी जर्नलिस्ट शिवानी भटनागर, जिनकी मौत बहुत पहले हो गई थी एंड उनके मौत में प्रमोद महाजन का भी नाम आया था। साल 2010 में प्रवीण महाजन की भी मौत हो जाती है ब्रेन हेमरेज की वजह से। ये थी आज की केस स्टडी। आज का केस केरला के इतिहास में सबसे लंबा चलने वाला केसों में से एक केस है। आज की कहानी है एक सीनियर नन और 2 फादर के बीच सेक्सुअल रिलेशनशिप के। आज की कहानी है एक 21 साल की नन के मर्डर के बारे में। एक ऐसा मर्डर जिसकी गुत्थी सुलझाने में लगभग 28 साल लग गए थे। कितने पुलिस वालों ने अपना हाथ खड़ा कर दिया था इस केस में, कितने ऑफिसर्स की मौत हुई, कितने गवाह पलटे थे, लेकिन इस केस में अगर कोई साथ दे रहा था और अपनी बातों पे बिल्कुल अडिग था, वो था एक चोर। यू हर्ड मी राइट, एक चोर। एक चोर के स्टेटमेंट ने पूरा केस का रुख मोड़ दिया था। 28-year wait for justice is ended for Kerala's sister Abhaya. A special CBI court has sentenced a Catholic priest and a nun to life in prison for murdering sister Abhaya back in 1992. 27 मार्च 1992 को केरला के कॉन्वेंट चर्च के हॉस्टल में रहने वाली 21 साल की सिस्टर अभया सुबह करीब 4 बजे उठती है अपने एग्जाम की तैयारी करने के लिए। फिर करीब 4:15 के आसपास वो हॉस्टल के किचन की तरफ जाती है, फ्रिज से पानी निकालती है। पानी के बस कुछ ही घूंट उसने पिया था कि तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिस पर वो बिलीव करना भी नहीं चाह रही होगी। और उसी दिन सुबह 10 बजे के आसपास सिस्टर अभया का एक चप्पल उसी किचन के फ्रिज के अंदर से मिलता है एंड दूसरा चप्पल उसी कैंपस के कुएं के पास से, और पुलिस को उसकी डेड बॉडी उस कुएं के अंदर से मिलती है। यहाँ पे कुछ सवाल है जिसको आगे वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। सुबह 4 बजे आखिर सिस्टर अभया ने ऐसा क्या देख लिया था? सिस्टर अभया की मौत कैसे हुई थी? क्या किसी ने उसे मारा था या फिर उसने खुद अपनी जान ली थी? लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में 28 साल क्यों लग गए थे? चलो जानते हैं इस केस को। केरला। सिस्टर अभया का जन्म 26 फरवरी 1971 को केरला के कोट्टयम में हुआ था। वो एक कैथोलिक फैमिली में पली बड़ी थी। उनका नाम बीना थॉमस रखा गया था। जब वो बड़ी हुई तब वो अपनी जिंदगी क्राइस्ट के हवाले करने की सोच ली, मतलब वो एक नन बनने जा रही थी। अभया का एक भाई भी है बीजू थॉमस। थॉमस उसे नन बनने से रोक रहा था, लेकिन बीना अपनी जिद पे अड़ी हुई थी। फिर कुछ दिन बाद जाकर अभया ने कोट्टयम के एक कॉन्वेंट चर्च को ज्वाइन कर लिया था और उसी के सेंट पायस कॉन्वेंट हॉस्टल में रहने लगी थी एंड साथ में अपनी पढ़ाई भी कर रही थी। और इस नन बनने की प्रक्रिया में अगर आपने एक बार डिसीजन ले लिया मतलब ले लिया, उसके बाद देयर इज नो टर्निंग बैक, देयर इज नो यू टर्न। आप फिर नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते। आपका पूरा जीवन क्राइस्ट को समर्पित करना होगा और लोगों की सेवा में बिताना होगा। तारीख थी 27 मार्च 1992। सिस्टर अभया के एग्जाम चल रहे थे, तो इसी सिलसिले में वो रोज सुबह उठ जाया करती थी ताकि कुछ पढ़ाई कर ले, एग्जाम की तैयारी कर ले। और 27 मार्च की सुबह भी करीब 4 बजे के आसपास सिस्टर अभया उठती है। उठने के बाद हॉस्टल के किचन की तरफ बढ़ती है। किचन में जाकर फ्रिज से पानी निकालती है और फिर पानी पीती है। लेकिन उसके बाद से सिस्टर अभया को किसी ने नहीं देखा था। कुछ देर बाद जब उनके मेट्स किचन की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि फ्रिज का डोर ओपन है। एक पानी का बोतल है जो खुला फर्श पे गिरा हुआ है। अभया की एक चप्पल फ्रिज के पास पड़ी थी, लेकिन दूसरी जोड़ी चप्पल का कुछ पता नहीं था। उनकी स्कार्फ भी किचन के गेट की तरफ पड़ी थी। एक और बात, अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स किचन का दरवाजा भी बाहर से बंद था। फिर पुलिस को बुलाया जाता है, उन्हें मिसिंग अभया के बारे में बताया जाता है। फिर उसी दिन सुबह करीब 10 बजे के आसपास सिस्टर अभया की डेड बॉडी उसी हॉस्टल के कुएं से मिलती है। सवाल यहाँ पे ये था कि क्या अभया ने अपनी जान खुद ली थी, और हाँ तो क्यों? या फिर किसी ने उसे मारकर उसी कुएं में डाला था, और अगर हाँ तो क्यों? और इसी सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते जांच एजेंसीज को करीब 28 साल लग जाते हैं। पुलिस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है एंड कुछ दिन छानबीन करने के बाद पुलिस इस केस को सुसाइड बता देती है, लेकिन उस सुसाइड का मोटिव नहीं बता पाती। आखिर अभया ने सुसाइड किया तो क्यों किया? इमेजिन अगर सिस्टर अभया को सुसाइड करना होता तो वो 4 बजे सुबह उठकर किचन क्यों जाती? फिर वो खुला हुआ फ्रिज क्या था? फर्श पे गिरी हुई बोतल किस चीज की गवाही दे रही थी? और उनका चप्पल, स्कार्फ, क्लियरली दिस वाज नॉट कन्वीनियंट
कन्विंसिंग एट ऑल। मामला क्राइम ब्रांच को दिया जाता है एंड क्राइम ब्रांच भी अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इसे सुसाइड बता देती है, लेकिन अगेन देयर वाज नो मोटिव। क्राइम ब्रांच भी सिस्टर अभया के सुसाइड का मोटिव नहीं बता पाती है। फिर करीब 1 साल बाद 29 मार्च 1993 को इस केस को सीबीआई के हवाले कर दिया जाता है। सीबीआई इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखती है, क्राइम स्पॉट को समझती है एंड काफी लंबे समय के बाद सीबीआई की टीम ये निष्कर्ष निकालती है कि दिस इज ए केस ऑफ मर्डर, लेकिन वी डू नॉट हैव एनफ एविडेंस टू प्रूव इट। और ये मर्डर किसने किया था इसका पता लगाना संभव नहीं था। वेल, दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ सीबीआई एंड ऐसे करीब 3 बार सीबीआई की टीम ने अपने क्लोजर रिपोर्ट में यही मेंशन करती है कि दिस इज क्लियरली अ मर्डर, लेकिन हम लोगों को कल्प्रिट्स को पकड़ने में मुश्किल हो रहा है क्योंकि वी डू नॉट हैव एनफ एविडेंस। एंड सबसे इंटरेस्टिंग थी तीसरी क्लोजर। उसमें लिखा गया था कि नो वन वाज इन्वॉल्व्ड इन सिस्टर अभया डेथ। सीबीआई की पहली क्लोजर रिपोर्ट नवंबर 1996 को सबमिट की जाती है, दूसरी जुलाई 1999 को और तीसरी अगस्त 2005 में सबमिट किया जाता है। एंड सीबीआई की पहली जांच के दौरान बहुत अजीब अजीब चीजें हुई थी। 7 मार्च 1994 को सीबीआई के एक ऑफिसर वर्गीस पी थॉमस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें उन्होंने बोला था कि वो रिजाइन दे रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है सिस्टर अभया के केस को सुसाइड का रूप देने के लिए, और वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। उनकी नजर में एक क्राइम है जो कभी करना पसंद नहीं करेंगे। और उनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूरा केरला हिल गया था। जो भी नन्स स्टूडेंट थी उनके मन से चर्च के ऊपर भरोसा उठने लगा था। केरला के साथ साथ पूरा देश इस केस के बारे में बात कर रहा था। बैक इन 1992 अब तक चर्चा का विषय बन चुका था सिस्टर अभया का केस। कौन थे ये लोग जो ऑफिसर के ऊपर प्रेशर बना रहे थे? क्या कॉन्वेंट चर्च के पावरफुल लोग थे या फिर वे लोग चर्च कम्युनिटी से थे? वेल, ओनली पी थॉमस नोज हु दे वर। अभया के पेरेंट्स को अभी तक जस्टिस नहीं मिला था और केस को करीब 14-15 साल होने को थे। कोर्ट के ऑर्डर के बाद चौथी बार सीबीआई की टीम एक बार फिर से जांच में लगती है। सारे विटनेस से पूछताछ किया जाता है, सारे रिपोर्ट्स को एनालाइज किया जाता है, हर एक चीज को बारीकी से देखा जाता है। जब विटनेस से पूछताछ चल ही रही थी कि उसी बीच एक कैरेक्टर निकल कर सामने आता है। अदक्का राजू प्रोफेशन से ये चोर था उस वक्त पे। ये अक्सर चोरी किया करता था, ये अक्सर कबाड़ का सामान चुरा कर बेचा करता था ताकि अपनी फैमिली को पाल सके। और इसी क्रम में वो चर्च के हॉस्टल पहुंचता है चोरी करने के लिए। अक्सर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के रूफ टॉप पे लाइटनिंग को डिफ्यूज करने के लिए कुछ कॉपर के रॉड्स और प्लेट्स लगाए जाते हैं। एंड ये चोर अदक्का राजू उसी कॉपर रॉड को चुराने आया था। और आप बिलीव नहीं करोगे कि इस चोर के एक स्टेटमेंट ने पूरा केस को पलट कर रख दिया था। राजू बताता है कि जब वो चोरी करने गया था तब उसने 2 लोगों को सीढ़ी की तरफ जाते हुए देखा था, जिसमें से एक थे फादर कुट्टूर और दूसरा को उस चोर ने नहीं पहचान सका। और उन्हें देखकर ये खुद हैरान था कि फादर की एंट्री तो अलाउड ही नहीं है इस हॉस्टल में, वो भी रात में, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि वो खुद चोरी करने आया था। फिर इसके स्टेटमेंट को कोर्ट में पेश किया जाता है जहाँ पे अक्यूज्ड के वकील ने इसके स्टेटमेंट को अनट्रस्टवर्दी बता रहे थे, इसकी इंटीग्रिटी पे सवाल उठा रहे थे। फेयर एनफ, नो? आखिर कोई क्यों ही मानेगा एक चोर का स्टेटमेंट, एक चोर का बयान। राजू का बोलना था कि जब वो न्यूज़पेपर को देखा तो वो खुद पुलिस के पास गया था, लेकिन उल्टा पुलिस वालों ने ही उसे पकड़कर उसे पीटा, उसे टॉर्चर किया और करीब 58 दिन तक लॉकअप में रखा था ताकि किसी तरीके से ये जुर्म को कबूल कर ले कि सिस्टर अभया का कत्ल उसी चोर ने किया है, उसी राजू ने किया है। यहाँ तक कि उस चोर को शानदार ऑफर भी दिए जाते हैं, जैसे उन्हें एक आलीशान घर दिया जाएगा, एक प्रॉपर जॉब दिया जाएगा, उसके परिवार का सारा खर्च उठाने के लिए लोग तैयार थे, उसके बच्चों के एजुकेशन बिल्स पे करने के लिए लोग तैयार थे। लेकिन राजू ठहरा राजू, वो एक भी इंच टस से मस नहीं हुआ था अपनी जुबान से, और न ही उसने एक पैसे की लालच की। हालांकि उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती, लेकिन राजू ने ऐसा नहीं किया। फिर पुलिस वालों ने उसके भाई को भी 6 दिन तक टॉर्चर किया था ताकि वो स्टेटमेंट दे दे कि हाँ, राजू ने ही सिस्टर अभया का कत्ल किया है। लेकिन ना, काहे को बोलने चाहे। वाह रे राजू, गजब, वाह रे चोर, माँ कसम ताली भाई ताली इस चोर के लिए। लेकिन स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई थी। इन्वेस्टिगेशन पे पता चलता है कि, या फिर यूं कह लो कि एक थ्योरी आती है कि फादर कुट्टूर, सिस्टर सैफी दोनों जन उसी कैथोलिक हॉस्टल में ही सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म किया करते थे और ये बात हॉस्टल के काफी नन्स को मालूम था। और 27 मार्च 1992 को सुबह भी ये दोनों हॉस्टल के किचन में आपत्तिजनक हालात में थे। और इन दोनों के साथ एक और पादरी था, फादर जोस। ये तीनों लोग एक साथ मस्ती कर रहे थे, ये तीनों लोग एक साथ सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे थे। वाइल्ड फैंटेसी 92, नो? टेक्निकली देखा जाए तो ये सारे लोग अपने ही चर्च के रूल्स के खिलाफ जा रहे थे, क्योंकि फादर और नन्स आर नॉट अलाउड टू हैव सेक्स। यहाँ तक कि नन्स को तो ब्राइड ऑफ गॉड बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे दोनों फादर सिस्टर
फिर सुबह 4 बजे सिस्टर अभया उठती है एंड करीब 4:15 के आसपास वो किचन की तरफ जाती है पानी लेने के लिए। तब सिस्टर अभया ने इन तीनों को आपत्तिजनक हालात में देखा था और उसी वक्त सिस्टर सैफी ने कुल्हाड़ी से सिस्टर अभया के बीच सर में वार कर उसे मार दिया एंड मारने के बाद दोनों फादर की हेल्प से उसकी बॉडी को कैंपस के कुएं में डाल दिया था। इसी वजह से वो फ्रिज खुला रह गया था, फर्श पे बोतल गिरा पड़ा था, एक चप्पल फ्रिज के पास था और दूसरा कुएं के पास। फिर इसी केस के इन्वेस्टिगेशन में सीबीआई की टीम इन तीनों का नार्को टेस्ट करवाती है। फिर उस नार्को टेस्ट की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाती है। तब पता चलता है कि उस रिपोर्ट को 30 बार टेम्पर्ड किया गया था। वैसे भी कोर्ट नार्को टेस्ट को एविडेंस नहीं मानती है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत सच सामने आ रहा था उसे भी दबा दिया जा रहा था। 2008 में सिस्टर सैफी अपना हाइम्नोप्लास्टी करवाती है, मींस वर्जिनिटी को रीस्टोर करवाती है द डे बिफोर हर अरेस्ट। कोर्ट ने 18 नवंबर 2008 को दोनों फादर और सिस्टर सैफी को सजा सुनाती है और तीनों लोग अरेस्ट भी होते हैं। ओह गॉड, करीब 16 साल बाद जस्टिस मिलते हुए दिख रहा था। और उन तीनों के अरेस्ट के करीब 10 दिन बाद 28 नवंबर को वीवी ऑगस्टीन, एक एएसआई ऑफिसर जिन्होंने इस केस में एफआईआर लॉन्च करने में काफी मदद की थी, उनकी बॉडी उनके घर के पास से मिस्टीरियस कंडीशन में मिलती है। ऐसा बोला जाता है कि सीबीआई वालों ने उन्हें काफी टॉर्चर किया था। लुक, इस केस में जो कुछ भी हो रहा था वो बस स्टेटमेंट के आधार पर ही हो रहा था। एविडेंस का रोल ऑलमोस्ट ना के बराबर था। ये केस ऐसा ही था, पेचीदा सा। जब आप इस केस को और क्लोज से देखोगे तो कई सारे सवाल आपको अनआंसर्ड मिलेंगे और जिसका संभवतः कई सारे आंसर्स भी हो सकते हैं। फिर कुछ महीनों बाद इन तीनों के ऊपर जो चार्जेस लगे थे उसे ड्रॉप कर दिया जाता है और ये तीनों बाहर आ जाते हैं। और आखिरी में जाकर दिसंबर 2020 में कोर्ट ने फादर कोटूर और सिस्टर सैफी को उम्र कैद की सजा सुनाती है। 28-year wait for justice is ended for Kerala's sister Abhaya. A special CBI court has sentenced a Catholic priest and a nun to life in prison for murdering sister Abhaya back in 1992. एंड फादर जोस को लैक ऑफ एविडेंस के कारण उन्हें छोड़ दिया जाता है। लेकिन एक बार फिर से जून 2022 में ये दोनों फादर सिस्टर बेल पे बाहर आ जाते हैं और ये केस अभी भी किसी मोड़ पर नहीं पहुंची है और ये केस अभी भी पूर्णतः कंप्लीट नहीं हुई है। इस केस में कई सारे गवाह पलट गए थे, कितने लोगों की संदिग्ध मौत हो गई थी और कितने लोग इस केस को पूरा होने से पहले ही चल बसे थे। और आज भी कई सारे थियरीज हैं सिस्टर अभया के केस को लेकर। कोई इसे सुसाइड मानता है तो कोई मर्डर तो मानता है, लेकिन फादर को दोषी नहीं मानता। वैसे आपको क्या लगता है इस केस के बारे में? कमेंट में बताओ एंड सब्सक्राइब। ये थी आज की केस स्टडी। बाय। रंगा और बिल्ला का नाम तो सबने सुना होगा, लेकिन इस केस ने रंगा और बिल्ला को फांसी तक पहुंचा दिया था। 26 अगस्त 1978 की शाम करीब 6:15 बजे गीता चोपड़ा अपने भाई संजय चोपड़ा के साथ ऑल इंडिया रेडियो के लिए निकलती है। 8 बजे गीता का रेडियो शो आने वाला था। गीता के पेरेंट्स ठीक 8 बजे रेडियो को ऑन करते हैं, लेकिन रेडियो पर किसी और की आवाज आ रही थी। उन दोनों के पेरेंट्स थोड़ा देर इंतजार करते हैं, लेकिन इंतजार करते करते शो खत्म हो जाता है और गीता शो पे नहीं आई थी। अचानक से गीता और संजय गायब हो गए थे। देखते ही देखते मामला बहुत आगे बढ़ जाता है, इतना कि उस वक्त के प्रधानमंत्री रहे मोरारजी देसाई को गीता चोपड़ा एंड संजय चोपड़ा के घर जाना पड़ा था। अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर पत्थर चलाया गया था। संसद में पीएम इस्तीफा दो के नारे लगाए गए थे। क्या हुआ था संजय और गीता चोपड़ा के साथ? एंड ये रंगा और बिल्ला का इस केस से क्या कनेक्शन है? चलो जानते हैं इस केस को। लुक, रंगा और बिल्ला के बारे में हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी सुना होगा। ये केस इतना हाईलाइट हुआ था कि पूरा देश में बवाल मच गया था। लोग सड़कों पे आने लगे थे, कॉलेजेस के बच्चे, स्कूल्स के बच्चे, हर जगह प्रोटेस्ट होने लगा था, पॉलिटिक्स होने लगा था। लेकिन ये रंगा और बिल्ला कौन थे, आपको इस केस में बताएंगे। यह कहानी है 1978 की, भारत की राजधानी दिल्ली की। मदन मोहन चोपड़ा नेवी में कैप्टन थे एंड मीरा चोपड़ा उनकी वाइफ। इन दोनों के 2 बच्चे थे, संजय चोपड़ा एंड गीता चोपड़ा। गीता की उम्र करीब 17 साल थी एंड गीता चोपड़ा को संगीत का बहुत ही ज्यादा शौक था। वो बहुत अच्छा गिटार बजाती थी। संजय चोपड़ा की उम्र उस वक्त 14 साल थी एंड ही वाज ए बॉक्सिंग चैंप। परिवार के चारों लोग काफी खुश थे। गीता ने कुछ ही दिन पहले जीसस एंड मैरी कॉलेज में एडमिशन लिया था। वो कॉमर्स का पढ़ाई कर रही थी एंड उस वक्त पे ऑल इंडिया रेडियो पे रात 8 बजे एक शो आता था यूथ रिलेटेड। उस शो का नाम था इन दी ग्रूव। 26 अगस्त 1978 को इस रेडियो शो में गीता हिस्सा लेने वाली थी। शनिवार का दिन था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी एंड शाम करीब 6:15 पे गीता चोपड़ा अपने भाई संजय चोपड़ा के साथ
ऑल इंडिया रेडियो के लिए निकलती है। एंड इन दोनों के पिता मदन मोहन चोपड़ा इन दोनों को रात 9 बजे पिक करने वाले थे ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन के ऑफिस के बाहर से। एंड इधर एक गाड़ी में रंगा और बिल्ला उसी रास्ते से आ रहे थे। इन दोनों का प्लान था कि किसी अमीर को किडनैप करना है एंड उनसे फिरौती मांगना है। अगर वो लोग फिरौती नहीं दे पाते हैं तो उन्हें उन्हीं के घर ले जाकर उन्हें लूटपाट करना है। फिर रंगा और बिल्ला को थोड़ी देर बाद रोड के किनारे पे 2 बच्चे दिखते हैं। रंगा बिल्ला की आंखों में देखता है एंड बिल्ला रंगा की आंखों में। दोनों एक दूसरे को इशारा करते हैं। फिर उन दोनों ने गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा को अपनी गाड़ी में बिठा लिया लिफ्ट देने के बहाने। एंड चूंकि बारिश हो रही थी, कोई गाड़ी नहीं मिल रहा था, तो गीता और संजय भी उस गाड़ी में बैठ गए थे। कुछ देर चलने के बाद गीता ने नोटिस किया कि वो जस्ट अभी अभी ऑल इंडिया रेडियो की ऑफिस क्रॉस की है। इस पर गीता ड्राइवर से बोलती है कि आप प्लीज गाड़ी को रोक दो, हमें पीछे ही उतरना था। लेकिन ड्राइवर गाड़ी को और तेज कर देता है। गीता और संजय शॉक में आ गए थे। वे दोनों बच्चे काफी परेशान होने लगे थे। रात के 8 बजते हैं। गीता के पेरेंट्स रेडियो ऑन करते हैं, लेकिन रेडियो पर किसी और की आवाज आ रही थी। वे लोग थोड़ा देर इंतजार करते हैं और इंतजार करते करते रेडियो का शो खत्म हो जाता है। फिर मदन चोपड़ा अपनी गाड़ी निकालते हैं एंड गीता और संजय को पिक करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन आते हैं। लेकिन दिए गए जगह पे गीता और संजय नहीं थे। वो जल्दी से रेडियो के ऑफिस पहुंचते हैं एंड वहां जाने के बाद पता चलता है कि गीता और संजय रेडियो स्टेशन पहुंचे ही नहीं थे। इस कारण से रेडियो वालों को किसी और से शो करवाना पड़ा था। मोहन चोपड़ा काफी परेशान हो जाते हैं। वो वापस ड्राइव कर अपने घर जाते हैं। मीरा चोपड़ा से इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उन्हें भी अपने दोनों बच्चों के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। न ही गीता और संजय ने कोई फोन किया था। कैप्टन और मीरा चोपड़ा काफी ज्यादा परेशान हो गए थे और इन दोनों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। इधर करीब शाम 6:45 पे नॉर्थ दिल्ली के कंट्रोल रूम में एक फोन बजता है। ये फोन एक शॉपकीपर भगवान दास का था। भगवान दास पुलिस को बताता है कि वो एक लाइम कलर की फिएट को गोल मार्केट के चौराहे की तरफ से निकलते हुए देखा है एंड उस गाड़ी के पिछले सीट पे 2 बच्चे हेल्प मांग रहे थे। भगवान गाड़ी का नंबर लिखवाते हैं MRK 8930। अब पुलिस कंट्रोल रूम सारे स्टेशन को रेडियो करके इस बात को अलर्ट कर देते हैं। तभी थोड़ी देर बाद राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में एक और फोन बजता है। यह फोन था 23 साल के इंद्रजीत का। इंद्रजीत पुलिस को बताता है कि उसने एक मस्टर्ड कलर की फिएट गाड़ी मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के पास से गुजरते हुए देखी है। इंद्रजीत ने उस गाड़ी में एक बच्ची को चिल्लाते हुए देखा है और जब उसने अपना स्कूटर को तेज किया तो वो देखता है कि 2 लोग गाड़ी के आगे बैठे थे एंड 2 बच्चे गाड़ी के पीछे वाली सीट पे थे। गाड़ी थोड़ी देर बाद जाके एक रेड लाइट पे रुकती है। पीछे से इंद्रजीत भी पहुंचता है। वो गाड़ी में झांकता है और बोलता है, क्यों भाई, इधर क्या हो रहा है? एंड पीछे के सीट पे जो लड़का था वो शीशे से अपना मुंह चिपकाए हुए रो रहा था। उसकी टी शर्ट खून से लथपथ थी। जो लड़की थी वो ड्राइवर का बाल खींच रही थी। ड्राइवर एक हाथ से ड्राइव कर रहा था एंड दूसरे हाथ से उस लड़की को धक्का दे रहा था। इतने में उस ड्राइवर ने रेड लाइट को जंप कर गाड़ी को बहुत तेजी से भगा देता है। लेकिन इंद्रजीत गाड़ी का नंबर नोट कर लेता है। उस गाड़ी का नंबर था HRK 8930। लेकिन रिपोर्ट लिखने वाले हरभजन सिंह इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। वो इंद्रजीत को बताते हैं कि जो जानकारी आप मुझे दे रहे हैं वो मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन को फोन करके बताएं। वो मेरा एरिया नहीं है एंड ही कांट डू एनीथिंग, सीरियसली कांट डू एनीथिंग। एंड इन्होंने किडनैपिंग वाला एंगल को भी टाल दिया था। इधर ऑलरेडी चोपड़ा परिवार काफी परेशान थी। फिर मोहन चोपड़ा अपने नेवी के कुछ दोस्तों को कॉल कर धौला कुआं में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। रिपोर्ट लिखवाने के कुछ ही देर बाद पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी उनके दरवाजे पे आके लग जाती है। मोहन चोपड़ा उस गाड़ी में सवार होते हैं एंड फिर संजय और गीता को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो गीता और संजय को हर जगह ढूंढते हैं। उसके दोस्तों के यहाँ, होटल में, रेस्टोरेंट में, हर जगह, हॉस्पिटल तक छान मारा, लेकिन गीता और संजय का कोई पता नहीं चल पा रहा था। बच्चों को ढूंढते वक्त मोहन चोपड़ा के मुंह से बहुत ही अशुभ बात निकली थी। वो पुलिस को बताते हैं कि मुझे लगता है कि मेरे दोनों बच्चों को किसी ने मार दिया एंड मार कर उसे रीच की तरफ फेंक दिया है। रीच दिल्ली में एक जगह है, वहाँ पे काफी घना जंगल होता था एंड ये जगह लोहिया हॉस्पिटल से बस कुछ ही दूरी पे है। अब तक लगभग पुलिस की 30 गाड़ियां, 140 पुलिस वाले गीता और संजय को ढूंढने में लगे थे। 26 अगस्त पार हो जाता है, 27 अगस्त पार हो जाता है, 28 अगस्त पार हो जाता है, लेकिन गीता और संजय का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। एंड इधर अगले ही दिन ये मामला नेशनल मुद्दा बन जाता है। सभी अखबारों के फ्रंट पेज पे गीता और संजय का ही खबर छप रहा था। तभी 29 अगस्त को एक चरवाहा पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वो पुलिस को बताता है कि रिज के एरिया में वो अपनी गाय चरा रहा था एंड वहां पे उसने एक डेड बॉडी को देखी है। पुलिस तुरंत वहां पहुंचती है
एंड वहां जाने के बाद पुलिस को रिपोर्ट से मिलती जुलती डेड बॉडी मिलती है। पहली डेड बॉडी के थोड़ी ही दूर बाद दूसरी डेड बॉडी भी मिलती है। उस वक्त पे डेड बॉडी डिकम्पोज होने के इनिशियल स्टेज में था। संजय के बॉडी पे लगभग 25 बार चाकू से वार किया गया था एंड वहीं गीता के छाती पे लगभग 6 बार चाकू से वार किया गया था। चोपड़ा को आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है एंड फिर ये कंफर्म हो जाता है कि ये दोनों बॉडी गीता और संजय के ही हैं। एंड इधर ये मामला अलग ही तूल पकड़ लिया था। हर जगह प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए थे। स्कूल्स के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, कॉलेजेस के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस पर पॉलिटिक्स होनी शुरू हो गई थी। इसी बीच अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रोटेस्टर्स से मिलने गए तो उनके ऊपर पत्थरबाजी की गई थी एंड एक पत्थर वाजपेयी के सिर पे लगा एंड खून से उनका कुर्ता लहूलुहान हो जाता है। फिर 1-2 दिन बाद उस वक्त के प्रधानमंत्री रहे मोरारजी देसाई संजय और गीता चोपड़ा के घर जाते हैं एंड मोहन चोपड़ा को यह आश्वासन देते हैं कातिल को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। पुलिस न्यूज़पेपर में रंगा और बिल्ला का स्केच जारी करवाती है। हर जगह इन दोनों का पोस्टर लगवा दिया जाता है एंड इन दोनों को बताने वालों को इनाम भी रखा जाता है। 9 सितंबर 1978 को आगरा के एक स्टेशन पे ट्रेन रुकती है। कालका मेल ट्रेन दिल्ली जाने वाली थी। रंगा और बिल्ला भी स्टेशन पहुंच चुके थे। ये दोनों भी दिल्ली जा रहे थे। तभी ट्रेन धीरे धीरे चलनी शुरू हो गई थी एंड रंगा और बिल्ला दौड़कर एक बोगी में घुस जाता है एंड इन दोनों का बदकिस्मत कि वो कंपार्टमेंट आर्मी का रिजर्व्ड कंपार्टमेंट था। तभी आर्मी के जवानों ने इन दोनों से आई कार्ड मांगा। इस पर रंगा ने बिल्ला को बोला कि वो भरा वाला आई कार्ड देना। उन लोगों को शक हो गया एंड उनमें से एक ने इन दोनों को पहचान लिया था क्योंकि थोड़ी ही दिन पहले न्यूज़पेपर में इन दोनों की खबर छपी थी और फोटो भी। फिर आर्मी के लोगों ने रंगा और बिल्ला को दबोच लिया था एंड दिल्ली पहुंचने पर दिल्ली पुलिस को रंगा और बिल्ला को सौंप दिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि रंगा का नाम कुलजीत सिंह था एंड ही वाज अ ट्रक ड्राइवर। ड्राइविंग से बोर होकर 1975 में वो मुंबई चला गया था पैसे कमाने एंड वहां पे वो श्याम सिंह नाम के एक आदमी से मिलता है। फिर श्याम सिंह रंगा को बिल्ला के बारे में बताता है। वो बोलता है कि अगर तुम्हें जल्दी अमीर बनना है तो तुम बिल्ला से मिलो। बिल्ला का असली नाम जसबीर सिंह था। फिर वहां से इन दोनों की जोड़ी जम जाती है। दोनों मुंबई में जम के क्राइम करते हैं। इन दोनों ने मुंबई में खूब सारी किडनैपिंग की, खूब सारी फिरौती वसूले एंड कुछ लोगों का मर्डर भी किया था इन दोनों ने। फिर 1978 में पकड़े जाने के डर से ये दोनों लोग भागकर दिल्ली आ गए थे। दिल्ली आने के बाद दिल्ली के अशोका होटल के सामने से इन दोनों ने फिएट कार चुराई एंड फिर क्राइम को अंजाम देने के लिए निकल गए थे। पहले तो इन दोनों ने गीता और संजय को रैंसम के फिराक से उठाया था लेकिन मामला को उलझता देख दोनों डर गए थे। फिर इन दोनों ने सबसे पहले संजय को 25 बार चाकू से गोद कर मारा। फिर गीता के साथ दोनों हैवानों ने उसे रेप किया एंड उसके बाद गीता के छाती पर 6 बार चाकू से हमला कर उसे मार दिया एंड मार कर रीच के तरफ फेंक दिया। और जब ये दोनों पकड़े गए तो दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे। रंगा बिल्ला को दोषी ठहरा रहा था एंड बिल्ला रंगा को दोषी ठहरा रहा था। केस की जांच में दोनों दोषी पाए जाते हैं। गीता के नाखून से जो स्किन मिले थे वो रंगा और बिल्ला के ही थे। कार में जो भी सामान मिला था, मिट्टी, बाल, खून, हर चीज रंगा और बिल्ला से मैच खा रहे थे। उसके डीएनए सैंपल से मैच खा रहे थे। एंड फिर 26 नवंबर 1979 को कोर्ट ने इन दोनों को फांसी की सजा सुनाई। रंगा और बिल्ला अपनी फांसी की सजा को कम कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखी। फिर ये दोनों मर्सी पिटिशन लेके उस वक्त के राष्ट्रपति नीलम रेड्डी के पास पहुंचते हैं लेकिन नीलम रेड्डी ने भी इन दोनों की याचिका खारिज कर दी। अब फांसी की तारीख तय की जाती है 31 जनवरी 1982। बिहार के बक्सर जिले से फांसी की रस्सी मंगवाई जाती है। मेरठ से कालू जल्लाद को और फरीदकोट से फकीरा जल्लाद को बुलाया जाता है। दोनों को ओल्ड मंक पिलाया जाता है। फिर सुबह 5 बजे के करीब रंगा और बिल्ला को जगाया जाता है। उन्हें सुबह की चाय दी जाती है। उन दोनों को नहाने के लिए बोला जाता है। रंगा स्नान कर लेता है लेकिन बिल्ला नहाने से इनकार कर देता है। अब दोनों के हाथ पीछे के तरफ करके बांध दिए गए थे। दोनों के सिर पर काला थैला डाला जाता है। फिर दोनों को फांसी के तख्ते पर ले जाया जाता है एंड वहां ले जाने के बाद इन दोनों के पैर भी बांध दिए जाते हैं। फिर कालू जल्लाद और फकीरा जल्लाद सुपरिटेंडेंट के इशारे पर लिबर को खींच देता है एंड दोनों को फांसी हो जाती। लेकिन इन दोनों के घर वालों ने डेड बॉडी को अपनाने से इनकार कर दिया था। फिर जेल के कर्मचारी ने इन दोनों का अंतिम संस्कार किया। तब से कुख्यात रंगा और बिल्ला सबकी जुबां पे चढ़ गए हैं और आज तक ये नाम रंगा और बिल्ला प्रसिद्ध है। तो ये थी आज की केस स्टडी। बाय। जावेद इकबाल 100 मासूमों का कातिल खुदा खुदा क्यों कर रहा है? अगर खुदा 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी, ऐसा क्या किया था जावेद ने कि जज ने उसे ऐसी सजा सुनाई जो पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार था। After that, his dead body should be cut into 100 pieces and the same should be put in a drum containing the acid
which has been the formula which has been described by him in his text. जावेद इकबाल ने 20वीं सदी का आखिरी दिन ही क्यों चुना था खुद को सरेंडर करने के लिए? क्या वो 21वीं सदी का सबसे बड़ा नाम बनना चाहता था, या सबसे बड़ा सीरियल किलर बनना चाहता था, या इसका मकसद ही कुछ और था? 31 दिसंबर 1999 की उसने बहुत ही सोच समझ के वो रात चुनी, क्योंकि 1 जनवरी नई सदी का पहला दिन, और पहला दिन के अखबार सारी दुनिया के अखबारों में 20वीं सदी का सबसे बड़ा सीरियल किलर, ये वो एक रात में उसने अपने आप को साबित कर दिया। मेरा नाम जावेद इकबाल है और मैं 100 मासूम बच्चों का कातिल हूँ। ये बात जावेद इकबाल ने खुद एक लेटर के जरिए लाहौर पुलिस और जंग अखबार को बताई थी। एकदम EMD से एक खत आया, मैंने खोला, उसमें 75 बच्चों की पिक्स थी। उस आदमी ने ये क्लेम किया कि मैंने जी 100 बच्चों को कत्ल कर दिया है, उनको इस तरह एसिड में डाल के मारा। उसने एक पॉइंट एक कलम में लिखा हुआ था। जब एक पत्रकार ने जावेद इकबाल से एक सवाल पूछा कि अगर 2-3 बच्चे वापस लौट आए तो तुम क्या करोगे? अगर गाँव को आप जो जितने मारे हैं उनमें से 3-4 बच्चे घरों को वापस आ गए, फिर आपका सारा ये कोई नहीं आएगा। किस तरह आप कहते हैं कोई नहीं आएगा? किस तरह बचा? कौन था जावेद इकबाल, और अगर ये सच बोल रहा था तो इसका मोटिव क्या था उन 100 मासूमों को मारने का, और इसने ऐसा क्या क्राइम किया जिससे जज को भी इतना क्रूर फैसला सुनाना पड़ा? चलो जानते हैं इस केस को। लाहौर, पाकिस्तान। नवंबर 1999 के कुछ महीनों पहले से ही लाहौर पुलिस के पास मिसिंग बच्चों की कंप्लेन आने लगती है। मिसिंग बच्चों के फैमिली वाले पुलिस स्टेशन के दरवाजे के चक्कर लगा लगा कर थक चुके थे कि तभी एक दिन लाहौर पुलिस स्टेशन में एक लेटर रिसीव होता है। उसमें लिखा रहता है, मेरा नाम जावेद इकबाल है और मैं 100 बच्चों का कातिल हूँ। एंड बाकी के डिटेल्स के बाद एक घर का एड्रेस दिया रहता है, 16th B रावी रोड। पुलिस इसको सीरियसली नहीं लेती है, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए दे वेंट टू द गिवन एड्रेस। पुलिस जैसे ही वहाँ पे पहुँचती है, जावेद का रवैया बिल्कुल बदल जाता है। जावेद ने अपने सिर पर बंदूक लगाकर पुलिस को ये धमकी देने लगा कि अगर तुम 2 कदम भी आगे बढ़े तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। पुलिस को लगता है कि ये सड़ियल सा आदमी क्या किसी को मार सकता है, जो पुलिस को देखते ही खुद की जान लेने की बात करता है। पुलिस वहाँ से वापस चली जाती है और उन लोगों को थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने अभी अभी किस हैवान को छोड़ा है। अगर पुलिस 2 कदम भी घर में आगे बढ़ जाती तो पूरा मामला सामने आ जाता, लेकिन वे लोग ठहरे पुलिस वाले, वो भी पाकिस्तान के। हालांकि उस वक्त उन पुलिस वालों पे भी काफी दबाव था, क्योंकि बस कुछ ही दिन पहले परवेज मुशर्रफ ने अपने पूरे आर्मी के साथ जाकर देश को अपने कंट्रोल में ले लिया था। पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी चरमराई हुई थी। वैसे आज भी कहाँ ठीक है। इकोनॉमी इज इन टोटल कोलैप्स। इकोनॉमी तबाह हो चुकी है, यहाँ तक कि हम भीख मांगते हुए घूमते हैं पूरी दुनिया में और हमारी इज्जत का सौदा हुआ है। ऊपर से USA ने अलग सैंक्शन लगा रखा था इनके ऊपर न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए। हालांकि ये सैंक्शन भारत के ऊपर भी था। I have made it clear to the leaders of Pakistan that we have no choice but to impose sanctions pursuant to the Glenn Amendment as is required by law. जावेद एक बार फिर से लेटर लिखता है। इस पर काफी माइन्यूट डिटेल्स के साथ लेटर को लिखता है, जिसमें पूरा एक तरीके से रिपोर्ट रहता है उसके करतूतों का। और इस बार लेटर द जंग न्यूज़पेपर के दफ्तर में रिसीव होता है, कुछ 75 पिक्चर्स के साथ। एकदम EMD से एक खत आया, मैंने खोला, उसमें 75 बच्चों की पिक्स थी। उस आदमी ने ये क्लेम किया कि मैंने जी 100 बच्चों को कत्ल कर दिया है, उनको इस तरह एसिड में डाल के मारा। उसने एक पॉइंट एक कलम में लिखा हुआ था। उस लेटर में लिखा रहता है, मेरा नाम जावेद इकबाल है और मैं 100 बच्चों का कातिल हूँ। मैं बेघर तथा भिखारी बच्चों को बहलाकर अपने पास बुलाता था, उनका फोटो लेता था, उन्हें अच्छा खाना खिलाता था, उन्हें अच्छा कपड़ा पहनने को देता था और उसके साथ ही अपना हवस भी मिटाता था। और फिर जब वो टीवी देख रहे होते थे तब मैं उनके पीछे जाकर एक लोहे के तार को उनके गले में डालकर जोर से खींचता था जब तक वो फड़फड़ाकर मर नहीं जाते थे किसी चिड़िए की तरह। फिर उनके बॉडी को टुकड़े कर कर एसिड के गैलन में डाल देता था और बस कुछ ही क्षणों में उन मासूमों का नामो निशान मिट जाता था। और कुछ इसी तरीके से मैंने 100 मासूमों को मार डाला, उनका नामो निशान मिटा डाला। मैं चाहता तो औरों को मार सकता था, इतने पैसे थे ही मेरे पास, लेकिन मैं सिर्फ 100 माँ को रोते हुए देखना चाहता था, बस 100। मेरे पास आज भी इतने पैसे थे कि
कि मैं ये सिलसिला जारी रख। और यहाँ मेरा मकसद पूरा होता है। मैं सबूत के लिए कुछ रिमेन्स को उसी गैलन में छोड़ रहा हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए, आपको भरोसा हो जाए। वो हर एक छोटे से छोटे डिटेल्स को मेंशन किए हुए था, जैसे जब उन बच्चों को लाया था तो वो किस कलर के शर्ट पहने हुए थे, उनका सैंडल का रंग क्या था, हर एक माइन्यूट डिटेल्स उस लेटर में मेंशन था। और फिर जावेद लेटर में कुछ और डिटेल्स मेंशन किए हुए था, जैसे उन बच्चों के कौन से बॉडी पार्ट से वो सीड्यूस होता था, किस बॉडी पार्ट्स को देखकर उसके अंदर की हवस की भूख जाग जाती थी, उसे एसिड को खरीदने में कितना खर्चा आया था, बॉडीज के टुकड़े को डिसॉल्व होने में कितना वक्त लगा था, हर एक डिटेल्स उस लेटर में मेंशन था। और फिर लास्ट में एक एड्रेस था, 16th B रावी रोड, लाहौर। द जंग न्यूज़पेपर के पत्रकार जमील चिश्ती को लेटर पढ़ने के बाद उन्हें दो चीज लगता है, या तो कोई इसे फंसाने की कोशिश कर रहा है या फिर जावेद ने वाकई में सारे कारनामे किए हैं। उस पे मैंने मेरे ज़हन में दो पॉइंट आए कि या तो ये वाकया दुरुस्त है, वाकया दुरुस्त नहीं है तो फिर कोई किसी की दुश्मनी की वजह से इसको, इस शख्स को फंसाना चाह रहा है। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के लिए जामिल चिश्ती दिए गए एड्रेस पे पहुंचते हैं, लेकिन वहां पे ताला लगा हुआ था। फिर जिस ब्रोकर ने जावेद को घर दिया था उसकी मदद से वो घर के अंदर पहुंचते हैं। अंदर जाने के बाद जो उन्होंने मंजर देखा, जामिल चिश्ती बिल्कुल हैरान रह गए थे। मानो काटो तो खून नहीं, उन्हें चप्पलों की ढेर मिलती है, कपड़ों की टाले मिलती है, हर एक वो चीज मिलती है जो उस लेटर में लिखा हुआ था। वही गैलन रहता है जो एसिड से भरा रहता है। जब जामिल चिश्ती ने उस गैलन को खोला तो उन्हें उस गैलन में मांस का लोथड़ा मिलता है। वे सहम जाते हैं, घबरा जाते हैं, वे हैरान रह जाते हैं। जो वह गए तो वो सारा कुछ जो जुबैर इकबाल ने कहा, सारा क्राइम सीन उसी तरह था। मैंने जब ट्रंक खोला तो आप सोच भी नहीं सकते मेरी क्या हालत हुई। उसमें लोथड़े थे और एसिड से मेरे हाथ जल गए। अब जामिल चिश्ती दिए गए बच्चों के एड्रेस पे जाकर मिसिंग बच्चों के बारे में पता करने लगे थे। एंड गेस व्हाट, वे सारे के सारे एड्रेस बिल्कुल सही थे। क्या हैवान था ये। खबर को अखबारों में छापा जाता है और खबर छपते ही मानो पूरे पाकिस्तान में हलचल सी मच जाती है। लाहौर पुलिस एक तो पहले से ही सरकार पलटने के बाद अनस्टेबल थी और अभी खबर अलग। सैकड़ों के तादाद में भीड़ जुटने लगी थी पुलिस स्टेशन के पास। सभी परिजन अपने अपने बच्चों की पहचान के लिए वहां पे पहुंचे हुए थे। कोई माँ अपने बेटे का शर्ट पकड़कर रो रही थी तो कोई बाप जूता ढूंढते हुए। किसी माँ को उसके बेटे की शर्ट भी नहीं मिल रही थी और न ही किसी बाप को उसके खोए हुए बेटों का जूता। इस तरह के मंजर हो रखे थे वहाँ पे। एक बार आप सोच कर देखो, कोई माँ अपने बेटे की शर्ट खोजते हुए रो रही है, कोई बाप अपने बेटों का जूता खोजते हुए रो रहा है और किसी माँ को शर्ट भी नहीं मिलती है और किसी बाप को जूता तक नहीं मिलता। जावेद अपना मकसद हासिल कर लिया था। वो 100 माँ को खून के आंसू रुला चुका था। पुलिस को वहां से 2 बड़ी ड्रम मिलती है जिसमें कुछ मांस के टुकड़े तैर रहे थे और एसिड से भरा दर्जनों छोटे छोटे गैलन्स मिले थे, बिल्कुल वैसा ही जैसा पत्र में लिखा गया था। अब पुलिस जावेद को ढूंढने में लगी हुई थी लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा था। फिर जावेद के परिजन से पूछताछ किया जाता है बट कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती वहाँ से भी। बस इतना पता चलता है कि जावेद दुनिया में हर एक किसी को मार सकता है लेकिन वो साजिद को नहीं मार सकता। साजिद उसका सबसे ज्यादा भरोसे वाला बंदा था, उसका लाडला था। फिर एक दिन जामिल चिश्ती जब जावेद के डॉक्यूमेंट्स खंगाल रहे थे तब उन्हें एक चेक मिलता है एंड ये चेक मानो जावेद को पकड़ने का गेट पास मिल गया हो। जामिल चिश्ती पुलिस को बताते हैं कि आप बैंक को अलर्ट कर दें कि जब भी कोई आदमी इस अकाउंट से रिलेटेड कुछ भी लेन देन करे तो आप उन्हें इन्फॉर्म कर दें। एंड कुछ दिन बाद ऐसा ही होता है। साजिद नाम का लड़का बैंक जाता है चेक को लेकर एंड पुलिस उसको वहाँ से पकड़ लेती है। वो उसने साजिद को एक बैंक में, सुहा के बैंक में वो ट्रैवल चेक दे के भेजा अंदर, तो उन्होंने पुलिस को इत्तला दे दी। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। और फिर जब जामिल चिश्ती साजिद से मिलते हैं तो पता चलता है कि जावेद अपने पास साइनाइड रखा करता था कि अगर पुलिस पकड़ेगी तो वो इसका इस्तेमाल करेगा, क्योंकि पुलिस पे उसका भरोसा थोड़ा सा भी नहीं था। एंड उसके ठीक कुछ दिन बाद 1999 के दिसंबर के आखिरी दिनों में जंग के दफ्तर में एक आदमी पहुंचता है एंड रिसेप्शन पर जाकर बोलता है, मेरा नाम जावेद इकबाल है, मैं 100 बच्चों का कातिल हूँ। Isn't it filmy? But it is real। ऐसा हुआ था। अब जावेद इकबाल जामिल चिश्ती से बात
करता है। वैलियम 10 की इतनी गोलियां उसमें से निकली, जेब की तलाशी ली तो उसमें साइनाइड निकली। फिर वहाँ फौज के लोग पहुँचते हैं उसे अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि पुलिस पे उसे थोड़ा भी भरोसा नहीं था। इंट्रोगेशन में वो बताता है कि पुलिस उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था कुछ दिन पहले। जावेद 9 भाई बहन था, लेकिन ये सबसे अलग था, सबसे अजीब था, सबसे वियर्ड था। ये कभी कभी तो अपने पूरे परिवार को उठाकर रात में लाइन में खड़े करवा देता था, इतना वियर्ड था ये। जावेद बिलोंग्स टू ए वेरी वेल्दी फैमिली। इसके 2 शादी हो रखे थे, लेकिन दोनों टूट चुके थे बस शादी के कुछ ही साल बाद। जावेद का एक बेटी और एक बेटा भी है। जावेद के पिता इसे लोहे का बिजनेस रन करने के लिए इसे दिए थे, इसके हवाले किए थे। एंड उस फैक्ट्री के जितने भी एम्प्लॉय थे वो या तो बेघर बच्चे थे या जो बच्चे घर से भागे हुए थे वे थे। जावेद होमोसेक्सुअल था एंड पेडोफिलिक इन नेचर भी, तो इसका फैक्ट्री में बच्चों को हायर करना मानो एक तीर से 2 निशाना साध रहा था। वो उन बच्चों के साथ अपना हवस का भूख भी मिटाया करता था। एंड इन्हीं बच्चों में से एक साजिद था जो आगे चलकर सबसे भरोसे वाला, सबसे लाडला बन गया था जावेद के लिए। फिर जावेद बिजनेस के अलावा बच्चों के लिए एक गेम आर्केड भी खोलता है, एक्वेरियम भी रखता है ताकि बच्चे और अट्रैक्ट हों। एंड जावेद यहाँ भी सफल रहता है अपना हवस का मुकाम हासिल करने में। यहाँ पे जावेद का इकोनॉमिक कंडीशन बिगड़ने लगता है एंड फिर वो अपना लोकेशन चेंज कर 16th बी रावी रोड आ जाता है, मीनारे पाकिस्तान के पास। मीनारे पाकिस्तान वही जगह है जहाँ पहली बार 1940 में मुस्लिम लोग इकट्ठे हुए थे एक अलग देश की मांग करने के लिए। अब जावेद की जिंदगी पूरी यू टर्न लेने वाली थी। जावेद को वहाँ पे शिफ्ट होने के कुछ महीने पहले ही वो एक मसाज करने वाले बच्चे को पकड़कर अपने पास लाता है और उसके साथ भी अपना हवस का भूख मिटाता है। भूख मिटाने के बाद जब जावेद सो रहा था तब उस मसाजर ने चुपके से जावेद का राइफल उठाता है और उसके बट से थप से उसके सर पर वार करता है। लगातार करता रहता है, खून के सैलाब आ गया था घर में। फिर वो वहाँ से भाग निकलता है। जावेद को हॉस्पिटल ले जाया जाता है एंड पुलिस जावेद के ऊपर बच्चों के साथ दुष्कर्म करने के चार्जेस भी लगाती है। जावेद करीब 20-22 दिन तक कोमा में रहा था, इतना चोट लगा था उसे। एंड वहाँ उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। जब वो हॉस्पिटल से लौटता है तब जावेद को पता चलता है कि उसकी माँ का देहांत हो गया है। एंड दैट वेरी डे ही डिसाइडेड कि आज के बाद मैं 100 माँ को रोते हुए देखना चाहता हूँ, उन्हें बिखरते हुए देखना चाहता हूँ। जावेद एकदम साइको हो गया था, एकदम पागल हो गया था। और उस प्रण लेने के बाद ही जावेद अपने मकसद पे निकल गया था। वो बेघर तथा भिखारी बच्चों को बहलाकर अपने पास बुलाता था, उनका तस्वीरें लेता था, फिर उन्हें अच्छे कपड़े देता था, अच्छा खाना खिलाता था और इन सब के बाद अपना हवस मिटाता था उनके साथ। और फिर जब वो टीवी देख रहे होते थे तब एक लोहे की तार पीछे से जाकर उनके गले में डालता और जोर से खींचता, तब तक जब तक वो बच्चे फड़फड़ा कर मर न जाते किसी चिड़िए की तरह। फिर उन्हें टुकड़े कर एसिड के गैलन में डाल देता था और उनका नामो निशान मिटा देता था। और जावेद ने ऐसे ही करीब 100 मासूमों को मार डाला था, उनका नामो निशान मिटा दिया था। क्या हैवान था रे। मामला कोर्ट में चलता है एंड कुछ ही महीनों बाद इस पर जज का फैसला भी आ जाता है, जिसमें जावेद को साथ देने के लिए साजिद को 686 साल की सजा सुनाई जाती है, नदीम को 142 और सबीर को 42 साल की सजा सुनाई जाती है। एंड जावेद के ऊपर जजमेंट तो कुछ और ही था, उसका सजा तो कुछ और ही था। जज बोलते हैं कि जावेद को उसी जगह पर लटकाया जाए जहाँ से बच्चों को उठाया करता था और फिर उसी चेन से इसका गला घोटा जाए, उसे मार दिया जाए। मारने के बाद उसे 100 टुकड़े किया जाए एंड एसिड के गैलन में डालकर इसे डिसॉल्व कर दिया जाए। ये जज का फैसला था। After that, his dead body should be cut into 100 pieces and the same should be put in a drum containing the acid which has been the formula which has been described by him in his death. हालांकि बाद में इस फैसले पर काफी बवाल हुआ था, ह्यूमन राइट्स के लोग भी आ गए थे इसमें और फिर सजा को बदलकर उम्र कैद और फांसी की कर दी गई थी। लेकिन कुछ ही महीनों बाद जेल से एक खबर आती है कि जावेद और साजिद ने दोनों अपने शर्ट का फंदा बनाकर सुसाइड कर लिया और दोनों के दोनों एक ही दिन ये कार्य किया था। कंट्रोवर्सी इस पर भी हुई, सवाल इस पर भी उठे थे। किसी का बोलना था कि दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, क्योंकि जो छत की हाइट है वो 25 फीट ऊंची है, फांसी लगाना संभव ही नहीं है और न जाने क्या क्या। वो उस कमरे में मैं मौजूद था, वो कमरा कोई 20-25 फुट हायर सीलिंग्स थी, वहाँ पर ये मुमकिन नहीं है।
दो लोगों का एक ही रात एक ही वक्त खुदकुशी करना, इसके मतलब चांसेस बहुत कम है। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि उन 100 मासूम बच्चों के परिजन को, उनके माँ को इंसाफ मिला क्या, उनके घाव भरे क्या, उनका दर्द मिटा क्या। ये थी आज की केस स्टडी। बाय।